अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान। मिस्टीरियस MANAND नाइटमेयर तारांकन। मिस्टीरियस मैन एंड नाइटमेयर तारांकन। तारांकन एक बड़ी हवेली के अंदर स्टडी रूम। एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और आधा चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में दिख रहा था। उसका चेहरा धुंधला और अनक्लियर लग रहा था, जिससे वो काफी मिस्टीरियस लग रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उस पर साफ साफ खतरनाक एक्सप्रेशन देखे जा सकते थे, और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो मोमबत्ती की रोशनी में उजागर हो रहा था, जेड की तरह चमक रहा था, जो उसे इंडिस्क्राइबली हॉट बना रहे थे। उसकी तीखी भौहें, गहरी और शांत आंखें, ऊंची नाक और सुंदर पतले हल्के गुलाबी रंग के होंठ। अगर उसके इन रिफाइंड फीचर्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी सुंदरता सचमुच जानलेवा थी। कौन है ये? काले कपड़े पहने एक आदमी बहुत धीमे से फुसफुसाया, जो उस मिस्टीरियस इंसान के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। व्हीलचेयर पर बैठे आदमी जो शैतानी हंसी हंस रहा था, उसको देखकर वहीं पे खड़े एक आदमी ने उसने कहा, ही इज द किंग ऑफ द नाइट। हालांकि वो आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था, फिर भी उसके इम्प्रेसिव ऑरा में कोई भी कम नहीं आई थी। वो इंसान बस अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर जो कोल्डनेस छाई हुई थी, उसे महसूस किया जा सकता था, जिससे किसी भी इंसान को उसे सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो काफी डरवाना लग रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में काले कपड़े पहने एक और आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह आदमी जाहिर तौर पर वहां घुटनों के बल बैठा तो हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी सांसों की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। उसकी प्रेजेंस इस वक्त न के बराबर लग रही थी। काले कपड़े वाले आदमी ने हल्की तेज आवाज में फिर से बोला, आप उस अमायरा से क्या चाहते हैं? व्हीलचेयर पर बैठा आदमी थोड़ा सा आगे की ओर झुका और बोला, अंडस्को मैं उस अमायरा से क्या चाहता हूँ तो सुनो। मुझे उस लड़की के बारे में सब जानना है। सब मतलब एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन सुना तुमने, और तुम्हें सब कुछ पता लगाना है। इतना बोलकर वो वापस से पीछे की आराम से बैठा और बुरी तरह हंसने लगा। बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था। अमायरा के बारे में बात करते हुए वो काला आदमी रोना चाहता था। वो मन में बोल रहा था, ये लड़की है या आफत, इसके कारण कहीं मेरी ही जिंदगी नर्क ना बन जाए। वो याद करने लगा, अंडस्को 3 दिन पहले उसे अमायरा का मर्डर करने का ऑर्डर दिया गया था। जाहिर है वो सक्सेसफुल भी हो गया था इस काम में, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये अमायरा नाम की आफत अब तक क्यों नहीं मरी। इसलिए यह उसके लिए शर्म की बात थी कि उसे एक मामूली सी लड़की नहीं मारी गई। उसने शर्म से अपना सिर और भी झुका लिया, और तो और उसे इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अपनी इस गलती को सुधार सके या ये कहे कि फिर से उस अमायरा को जान से मार सके। क्या तुम अभी भी मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत आ गई है क्या? उस मिस्टीरियस इंसान ने धीरे से अपना मुंह खोल अपनी उन्हीं खुखार जाति से घूर कर कहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, मगर उसकी नजरों की तपिश वो काले कपड़ों वाला आदमी महसूस कर सकता था। वो मिस्टीरियस इंसान इस रिपोर्ट पर जरा सा भी विश्वास नहीं करना चाहता था, जिससे उसने अपना हाथ जोर से मारा पास ही पड़ी कांच की कॉफी टेबल पर, और वो एक ही बार में चूर चूर हो गई, जिसे देखकर वह काला आदमी और ज्यादा घबरा गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। बाकी के लोग कुछ कदम पीछे हट गए। ये सबॉर्डिनेट हमारे नाइट किंग को धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, पास ही खड़े एक आदमी ने कहा। इधर मिस्टीरियस मैन के रिएक्शन को देखकर उस काले आदमी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसके दिल की धड़कन की आवाज बहुत तेज हो गई। उसने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, अंडस्को मास्टर, मुझे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब उस अमायरा के साथ ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी। मिस्टीरियस मैन ने अपनी आंखें उठाई और उन्हें काले आदमी की ओर घुमाया। काला आदमी घबरा गया उसकी इन डरावनी आंखों को देखकर। उसकी तो सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब वो अपना सिर झुकाए नाइट किंग द्वारा अपनी सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहा था। 10 कोड़े, उस मिस्टीरियस इंसान ने सजा सुनाते हुए कहा। बस 10 कोड़े। वो अपनी सजा को सुनकर खुश हो गया। ज्यादा से ज्यादा उसे सिर्फ आधे महीने तक बिस्तर पर रहना होगा, लेकिन ये उसे मिली अब तक की सबसे छोटी सजा थी। आखिरकार उसने भी तो इस बार पूरी सीरियसनेस के साथ अपना काम किया था। अब उस अमायरा की किस्मत ही इतनी अच्छी थी कि वो बच गई, तो इसमें वो क्या ही कर सकता था। काले आदमी ने ये शब्द अपने मन में ही कहे, उस आदमी से कहने की हिम्मत नहीं की। क्या पता उसे दी 10 कोड़े की सजा कब मौत के फरमान में बदल जाए। वो तुरंत ही अपना सिर झुकाए रूम से चला गया। वैसे भी अब इन लोगों को कहाँ ही पता था कि काले आदमी ने अपना काम बखूबी किया है और असली अमायरा भी मर गई है। ये तो दूसरी अमायरा की सोल है जो पुरानी अमायरा की बॉडी में है। ऊपर से वो तो यहाँ की है भी नहीं। नहीं उसे इन सब की खबर थी। जब वो काला आदमी कमरे से बाहर गया तो उसने राहत की सांस ली और अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछने के लिए अपने हाथ को उठाया।
लेकिन उसे पता चला कि उसकी आस्तीन तो पहले से ही गीली थी, उसके पसीने के कारण। काला आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और लंबे कदम आगे बढ़ाते हुए जाने लगा। उसकी अब इस जगह और रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही वो इस जगह से चला आया, वह अपने आप को इस बारे में सोचने से नहीं रोक सका कि अभी तो ठीक है, वरना ये और भी बुरा हो सकता था। उसे इससे भी बुरी सजा मिल सकती थी, जैसे कि उसे रातों रात ही गायब करवा दिया जाता। पर मेरी किस्मत अच्छी है, उसने खुद पर हंसते हुए कहा। उस स्टडी रूम के अंदर वो मिस्टीरियस आदमी ने अपने जॉइंट्स को चटकाना जारी रखा। उसके सुंदर हल्के गुलाबी रंग के होठ हिले और उसने कहा, अंडरस्को अमायरा, ये नाइट ऑफ किंग तुम्हें चोदेगा नहीं। बच लो जब तक बच सकती हो। आखिर कब तक कौन पंख फड़फड़ाओगी? तुम अपनी किस्मत का शुक्र मनाओ। उसकी आवाज बहुत हल्की थी मगर दिल कंपा देने वाली थी, मानो वह अमायरा को सावधान रहने के लिए चेतावनी देते हुए फुसफुसा रहा हो। इधर उस आदमी ने कहा ही था कि उसका असर अमायरा पर हो भी गया। उसी समय अमायरा, जो चैन की नींद सो रही थी, अचानक से हड़बड़ा कर जाग गई और बिस्तर से उछल पड़ी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और जोर जोर से हौंफने लगी और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी चेस्ट को रब करने लगी। चांद की रोशनी में उसके पीले पड़े चेहरे के साथ आंखों में घबराहट और बेबसी का भाव साफ साफ देखा जा सकता था। अमायरा काफी डरी हुई थी। वो है। अमायरा ने कुछ और बार लंबी गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी चेस्ट को थपथपाया। उसने ये जानने के लिए अपने गाल पर चुटकी भी ली कि उसे कोई बुरा सपना आया था। हाय, कितना जोर से काटा है। उसने अपना गाल सहलाते हुए कहा, मतलब मैं अभी भी इसी बॉडी में हूँ और जिंदा भी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और ऊपर देखकर बोली, अंडरस्को थैंक यू गॉड जी, आपने बचा लिया। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर से उठी और रूम में टहलने लगी। फिर वो खिड़की पर जाकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई, जहां ठंडी हवा के साथ चांद की रोशनी उसके पीले पड़े चेहरे पर पड़ रही थी। उसका सुंदर चेहरा जो पूरी तरह पीला पड़ा हुआ था, चांद की रोशनी में काफी चमक रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसे दिल में सुकून महसूस हुआ। तो अब वो फिर से अपने बिस्तर पर आ गई। ये केवल एक बुरा सपना था। भगवान का शुक्र है कि मैं उन्हें ऑफिसर्स के हाथों में नहीं आई, वरना वो लोग तो मेरा कचुम्बर और खीमा और पता नहीं क्या क्या बना डालते। फिर वो बिस्तर के सामने झुक गई। अपने सपने के बारे में सोचते हुए वो खुद को अपनी पास्ट लाइफ याद करने से नहीं रोक सकी। अंदर ही अंदर अमायरा काफी खुश थी कि वो मर गई और इस बॉडी में आ गई। ऐसा नहीं था कि वो इस बॉडी में आने के बाद बहुत खुश थी। उसे ऐसे इंसान की बॉडी मिली थी जिसे कोई पसंद नहीं करता बल्कि बेइंतहा नफरत करते हैं, वो भी जाम लेने की हद तक। यहाँ भी आने के बाद उसे कम परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ तो सभी अपनों के नाम पर ही दुश्मन थे और सब के सब उसकी जान के ही पीछे पड़े थे। और तो और आते ही उसकी शादी भी फिक्स हो गई फिजिकली चैलेंज पर्सन से। फिर भी ये उसकी पास्ट लाइफ जितना तो डरावना नहीं था। वो उन एजेंट्स के हाथों मरने के बजाय ये जिंदगी जीना पसंद करेगी, क्योंकि कुछ भी इस लाइफ में वो अपनी इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस और स्किल्स के बेस पर सब कुछ हैंडल कर सकती थी। पर पास्ट लाइफ में यही चीजें उसकी दुश्मन बनी हुई थी। इस जिंदगी में उसको खुद को बचाने के कई रास्ते थे, साथ ही वो अपने दुश्मनों पर पलटवार भी कर सकती थी, मगर पास्ट लाइफ में उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर अमायरा ने खुद से हंसते हुए कहा, ठीक है, कम से कम मुझे डबल लाइफ तो नहीं जीना पड़ेगा, जिसमें हर पल मुझे मरने का डर सता रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और अपने बिस्तर पर वापस बैठ गई। उसने आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने से पहले थोड़ा और आराम से सोने का डिसीजन लिया। आफ्टर ऑल, जो भी हो, नींद जितनी प्यारी चीज भी है कोई इस दुनिया में, जिस परमानंद का एहसास नींद में वो और कहा, और पता है मैंने मेरी नींद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है अपनी पहली जिंदगी में, इसलिए अब तुम पर जुल्म ना करते हुए मैं तुम्हारे आगोश में आ रही हूँ। इतना बड़बड़ाते हुए वो एक बार फिर गहरी नींद में सो गई। तो कौन था ये मिस्टीरियस मैन जिसकी सिर्फ फुसफुसाहट ने अमायरा की नींद उड़ा दी थी? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मिस्टीरियस मैन आइडेंटिटी रिवील, तारांकन आइडेंटिटी रिवील, तारांकन तारांकन। जैसे जैसे रात बीतती गई, अमायरा गहरी नींद में सो गई। वो उस खतरे से अनजान थी जो उस पर लगभग आ चुका था। उसने अपने अतीत की परेशानियों से फ्री होकर एक सुंदर भविष्य का सपना देखा था, जिसमें उसे बस चैन की जिंदगी चाहिए थी, किसी तरह का कोई खतरा नहीं अपनी जान पर। एलिस बीच, उस बड़ी हवेली के अंदर उसी स्टडी रूम में वो मिस्टीरियस मैन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए अमायरा के बारे में ही सोच रहे था। वह एक बेहद हैंडसम, एरोगेंट, एलिगेंट और बहुत ही गुस्से वाला था, जो अपनी पावर और डेंजर के लिए जाना जाता था। वह अमायरा को पसंद नहीं करता था और उसने अपने एक गार्ड से उसकी मर्डर कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वो उससे बचने में कामयाब रही। वो आदमी अभी भी अपनी उंगलियां चटका रहा था, जिसका दाहिना अंगूठा लगातार उसके बाएं हाथ की उंगलियों को चटका रहा था। वैसे तो ये नॉर्मल चीज है, सभी करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये आदमी कर रहा था वो डरा देने वाला था।
जिसे सुनकर किसी के भी अंदर दर्द की लहर उठ जाएगी। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। काला आदमी तो पहले ही जा चुका था। अब उस कमरे में कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे, जिनके चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था। जब उस आदमी ने अपने हाथों को रोका तो कमरे में दमघोटू हवा शांत हो गई। तभी उसके सामने घुटने पर बैठे आदमी ने जल्दी से अपना थूक निकला। ये वो आदमी था जिसे इस मिस्टीरियस मैन ने अमायरा पे नजर रखने के लिए सहाय मेंशन भेजा था। उस मिस्टीरियस मैन ने अपने सामने घुटनों पर बैठे आदमी से पूछा, अंडरस्को इन तीन दोनों में जो कुछ भी हुआ है सब बताओ। आदमी की आवाज काफी धीमी और डरावनी थी। इस आदमी की हरकतों को देखकर कौन ही विश्वास करता कि ये कोई भला इंसान है। आई एम सॉरी मास्टर, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी गलती एक बार माफ कर दीजिए। अब मास्टर ने अपने दाहिने हाथ पर अपना सिर झुका लिया और अपनी नजरें भी नीची कर ली। वो उस आदमी के बोलने का इंतजार करने लगे। ये आदमी बैठा तो व्हीलचेयर पे था, मगर उसका अट्रैक्टिव ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप रही थी। घुटने पर बैठे आदमी ने बोला, अंडरस्को मास्टर, उस अमायरा को हमारे आदमी ने सच में मार दिया था। बल्कि वो तो कुछ घंटों तक हिली भी नहीं थी, ना ही उसने सांसें ली थी। पर पता नहीं कैसे अचानक वो होश में आ गई। आज रात 3 दिन बीत चुके हैं उस पर हमला हुए और उसे सुसाइड करे, लेकिन उनमें कमजोरी का कोई नामो निशान नहीं है। वो बहुत जोश में थी, बल्कि उन्होंने ने तो मौके का फायदा उठाकर मिसेज सहाय पे इल्जाम भी लगाया कि मिसेज सहाय ने उन्हें जहर दिया है। जिस दिन अमायरा को होश आया था उस दिन युवराज और उनकी सौतेली बहन, या ये कहे कि युवराज की होने वाली बीवी रिया भी उनसे मिलने गए थे, जिनसे बाद में अमायरा की लड़ाई भी हो गई थी और उन्होंने रिया को थप्पड़ भी मारा था युवराज के सामने। लेकिन उन्होंने राजकुमार के बारे में धमकी दी थी अमायरा ने, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने उन लोगों को वहां से भागा दिया था। अच्छा, इतनी हिम्मत युवराज और उनकी होने वाली बीवी की डिसरिस्पेक्ट की, वो भी उन्हीं के सामने, राजकुमार के नाम पर। वाह, कुछ तो बात है इसमें। मिस्टीरियस मैन ने अपनी लेफ्ट आईब्रो को उठाते हुए बेहद सीरियस और कठोर एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मास्टर, इसके अलावा अमायरा ने कई बार खुद से सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उन्हें 3 दिनों से उनके क्वार्टर में ही बंद रखा गया है। वो उसमें से बाहर भी नहीं आए हैं इतने वक्त से। और उन्हें खाना भी ढंग से नहीं दिया जाता है। खाने के लिए सिर्फ 1 बोल राइस दिया जाता है। ये तक उन्होंने अब तक अपने हाथ तक नहीं धोए हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। साथ ही इस खाने में जहर होने के कारण उन्होंने 3 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, मगर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिवाय उनका चेहरा पीला पड़ने के। वो खुद को जहर दिए जाने के लिए मिसेज सहाय को ब्लैकमेल भी कर रही थी, और उन्होंने उनसे 10 करोड़ रुपए और 250 तोले गोल्ड की डिमांड की है अपनी शादी के दहेज में। अगर मिसेज सहाय उनकी बात मानती है तो अमायरा ये बात सभी को बताएगी कि उनके साथ ऐसा हुआ है, यहाँ तक कि राजकुमार को भी नहीं, जिनसे उनकी शादी होने वाली है। मिसेज सहाय ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली है, और उन्होंने जो कुछ भी मांगा है दहेज में वो शादी से पहले देने को तैयार भी हो गई है। जिसके बाद उन्होंने थोड़ा दलिया खाया है, जिसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा बात लिया और सो गई। अब उस गार्ड ने एक लंबी सांस ली और कहा, अंडरस्को मास्टर, ये थी उनकी अब तक की सारी रिपोर्ट। जिसे सुनकर उस आदमी ने केवल हम कहा और उन लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की रोशनी को देखते हुए उस मिस्टीरियस मैन ने एक गहरी आह भरी। अमायरा, वह अपनी सांसों में बुदबुदाया, तुम ऐसी लड़की हो जिसने मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मचा दी है। नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और नहीं तुम मुझसे। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने खुद को ही मारने की कोशिश की, वो भी सिर्फ इस शादी के कारण। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि बसीनस किंग कहा जाने वाला राजकुमार आरुष सिंह राजावत था, जो 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में अपंग और पैरालाइज्ड हो गए थे, जिसकी सभी राजा की तरह इज्जत करते थे, या ये कहे कि राजा से भी बढ़कर। इनके काम भी ऐसे थे। इनका खाली बिजनेस में ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड माफिया में भी काफी खौफ था, जिन्होंने इतनी कम उम्र में सिर्फ फैमिली बसीनस के साथ अपना खुद का भी सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। दूसरी ओर जैसे ही सुबह हुई, मिसेज सहाय ने फाइनली हार मान ली। वह जानती थी कि वो अमायरा के खिलाफ ये लड़ाई हार गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत थी। इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में क्या है? जैसे ही अमायरा अपनी पीसफुल नींद से जागी, सुबह का सूरज चमक उठा। अमायरा अंगड़ाई लेते हुए उठी। ग्लोरियस मॉर्निंग ब्यूटीफुल, उसने खुद को ही मॉर्निंग विश करते हुए कहा। क्या अमायरा, तू नहीं सुधरेगी? खुद ही खुद को मॉर्निंग विश कर रही है। दूसरी जिंदगी और बॉडी मिलने के बाद भी उसने खुद को ही चपत लगाते हुए कहा। फिर वो बोली, अंडरस्को अब क्या करूं, अब तक कोई विश करने वाला भी तो नहीं मिला। लेकिन कोई ना, अब तो शादी हो रही है मेरी, फिर तो पतिदेव ही विश करेंगे। और वो मुस्कुराने लगी। आज उसकी शादी का दिन था, और उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होने वाली थी जिससे वो कभी नहीं मिली थी, केवल उसके बारे में सुना था। फिर वो फ्रेश होने चली गई।
राजकुमार आरुष सिंह राजावत भी जाग गए। वो जानते थे कि आज उस लड़की अमायरा से शादी करेंगे जिसने उन्हें इतनी डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन का कारण बना दिया था, और जिससे वो नफरत करते थे। इधर अमायरा अपनी नई जिंदगी के लिए बेहद खुश थी। उसे खुशी थी कि वो अब इस मनुष्यत भरी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में कदम रखेंगी। अब उसने मिस सहाय को आते देखा। वो उसने सामने आकर खड़ी हुई और जब उसने उन्हें देखा तो वो और भी खुश हो गई। खासकर कि तब जब उसने मिसेज सहाय की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखे। हाय, कितने सूट कर रहे रागिनी तुम पर ये। मुझे तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखकर बहुत बुरा लग रहा है। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। लगता है जैसे कितने रातों की नींद हराम हो गई हो इस चुड़ैल की अम्मा की। ये बात बिल्कुल साफ थी कि रागिनी अमायरा से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी और उन्हें मजबूरन मुस्कुराना पड़ा। अमायरा को तब और भी सेटिस्फैक्शन हुआ जब उसने रागिनी को एक डिब्बा पकड़े हुए देखा। मिसेज सहाय, अमायरा कान से कान तक मुस्कुराते हुए बोली, इस बॉक्स में क्या है जो आपने हाथ में पकड़ रखा है? कहीं इसमें कोई टिक टिक करता हुआ टाइम बम या फिर ऐसा कुछ और तो नहीं? मिसेज सहाय ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा कुछ लाई थी। वही है बस और कुछ नहीं। अमायरा ने भौहें उठाई। थोड़ा सा कुछ हो, इसका मतलब कि ये तो नहीं सांप या बिच्छू की जैसा तो कुछ नहीं। वो क्या है ना, तुमने मुझे पहले भी मरने की कोशिश की है। अब मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। वैसे भी राजकुमार से शादी होने के बाद मेरे कई दुश्मन बन जाएंगे। तुम समझ सकती हो ना रागिनी डार्लिंग, उसने किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। मिसेज सहाय दांत पीसते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ना तुम इसे खुद ही खोल कर देख लो, ये कैसा रहेगा? अमायरा ने अपने कंधे उचकाए। मैं इसे बाद में खोलूंगी, क्योंकि आज मेरी शादी है, इसलिए मैं काफी बिजी हूँ, सो अभी नहीं देखूंगी। वो बात अलग है कि उसे कल रात एक बुरा सपना आया था, लेकिन इसे उसकी नींद पर कोई असर नहीं पड़ा और वो किसी छोटे बच्चे की तरह आराम से सोई थी। वैसे भी उसने पहले ही अपने नींद पर उच्च विचार व्यक्त कर ही दिए थे। अमायरा ने कहा, अंडस को आज का दिन कितना खूबसूरत है ना? होगा क्यों नहीं, आखिर अमायरा सहाय की शादी जो है आज, वो भी टू लाइफ्स में पहली बार, ये बात उसने अपने मन में कही थी। दिन ही क्यों, खाली पूरा उदयपुर खूबसूरत लगना है। मिसेज सहाय सचमुच दिल से मुस्कुराना और हंसाना चाहती थी कि इस बला से पीछा तो छूटा, लेकिन जब उसे कल रात की घटना याद आई तो वह ऐसा नहीं कर सकी। 10 करोड़ रुपए और 200 तोले से भी सोना पाने के लिए उसे कल रात कितने लोगों से भीख मांगनी पड़ी थी। रागिनी ने बिना मन के हंसते हुए कहा, ओह हाँ, ये वास्तव में एक खूबसूरत दिन है। मिसेज सहाय का दिल वास्तव में इन रुपयों के लिए दुखी नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। भले ही उसे उन्हें अमायरा को देना पड़े, इससे उसके रॉयल लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग थी कि उन्हें लोगों से उधार मांगना पड़ा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसे की कोई कमी थी, बल्कि ऐसा इसलिए था कि रातों रात इतने पैसे और गोल्ड का इंतजाम करना कोई आम बात नहीं थी। मिसेज सहाय काफी गुस्से में थी। वह इस बात से नाराज थी कि अमायरा ने उसका रोल प्ले किया। वह गुस्से में थी कि वह उसकी धमकी के झांसे में आ गई। वह इस बात से भी परेशान थी कि वह उससे छुटकारा नहीं पा सकी, या दूसरे शब्दों में कहे कि उसकी जान नहीं ले पाई। आखिर उनका पूरा प्लेन जो चौपट हो गया था। रागिनी जी, आपके गिफ्ट्स के लिए थैंक यू सो मच, अमायरा ने हंसते हुए कहा, जैसे वो रागिनी को चिढ़ा रही हो। वो अपने बिना मेकअप वाले लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा था, जिसे देखकर मिसेज सहाय का दिल बुरी तरह जल रहा था। उसने मिसेज सहाय की तारीफ करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लाए हुए इस बॉक्स में सांप या कुछ और ऐसा कुछ नहीं होगा। मिसेज सहाय सिर्फ अपने होंठ चबा सकी। उसकी सौतेली माँ होने के नाते उसे इस शादी के दिन अमायरा के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन रागिनी ये देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो इस लड़की से बेइंतहा नफरत करती थी। लेकिन मिसेज सहाय अमायरा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। जब भी वह उसका मुस्कुराता चेहरा देखती, उसके अंदर उसकी जान लेने की तेज इच्छा होती। वह बस अमायरा को बॉक्स देकर वहां से जाने का कोई बहाना सोच रही थी, ताकि वह जल्द से जल्द इस सन की लड़की के रूम को छोड़ सके। अमायरा ने कोई हल्ला नहीं मचाया। अंडस को उसने बॉक्स के अंदर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और उसे अपने ड्रेस पर केयरलेसनेस से ऐसे ही फेंक दिया। मैं इसे बाद में खोलूंगी, उसने लापरवाही से कहा। रागिनी उसकी हरकत देखकर गुस्सा हो गई, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सकी और कमरे से बाहर चली गई। मिसेज रागिनी को जाते देख अमायरा ने हंसते हुए कहा, आह, यही तो जिंदगी के मजे है। फिर वह वापस अपने शीशे की ओर मुड़ी और खुद को निहारती रही। हाय, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, नजर न लगे अमायरा तुम्हें, उसने खुद की ही बलया लेते हुए कहा। जब रागिनी ही उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए मैड्स ने भी अमायरा की परवाह नहीं की और कमरा तैयार करने में बिजी हो गई। वो लोग उसे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तुम्हारा दूल्हा नहीं आया शादी में, तुम्हारा दूल्हा नहीं आया शादी में, लकीली
कुछ ही समय बाद शादी में शामिल होने वाली सभी रॉयल और हाई क्लास लेडीज का ग्रुप भी आ गया अनायरा के घर। ये वही औरतें थी जिनसे रागिनी ने पैसे और गोल्ड मांगे थे, जिनमें से कुछ को अमायरा भी जानती थी। अमायरा अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने मेकअप ज्यादा नहीं कराया था। वो मॉडर्न लड़की तो थी, लेकिन उसे ज्यादा मेकअप नहीं पसंद था। जब आर्टिस्ट उसको रेडी करने आए थे तो उसने पहले ही कहा था कि देखो तुम लोग ध्यान से सुनो, मेरे फेस किसी तरह का कोई हैवी मेकअप मत करना, क्योंकि मुझे वॉल पुट्टी नहीं करानी है अपने फेस पे। जिस पर आर्टिस्ट उसके ऊपर चिढ़ गई थी और उसको दिल ही दिल में कोस भी रही थी। उसका वो रेड कलर का शाही लहंगा जिस पर गोल्ड और डायमंड से वर्क किया गया था, जो काफी हैवी था, उस पर शाही और हैवी ज्वेलरी, ऊपर से उसका हल्का मेकअप, वो कसम से कयामत ढा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट भी न चाहते हुए भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। आप बहुत लकी हो अमायरा, मेकअप आर्टिस्ट में से एक ने कहा। आप देश के सबसे सुंदर और शक्तिशाली इंसान राजकुमार आरुष से शादी करने जा रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो पैरालाइज्ड है, उसने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। हाँ, मैं लकी हूँ, अमायरा ने सटिरिकली कहा। उसे राजकुमार आरुष या उसकी पाओ की परवाह नहीं थी। वह केवल अपने परिवार के प्रेशर में आकर ये शादी करने के लिए अग्री हुई थी। फिर उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद की परवाह करनी और थोड़ा सीख समझ के बोलना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि होने वाली राजकुमारी तुम्हें कुछ बोलने लायक ना छोड़े। उसकी बात सुनकर वो आर्टिस्ट थोड़ा सकपका गई और सॉरी बोलकर पीछे हट गई। तभी शादी में आए उन औरतों ने अमायरा को शादी की बधाई दी, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर। रियलिटी में तो उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं थी अमायरा की। वो लोग तुरंत ही मिसेज सहाय से बात करने के लिए चली गई और उनसे रिया के बारे में बात करने लगी। आखिर करे भी क्यों न, उनके लिए तो युवराज देवेश और रिया की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी। वो लोग होने वाली राजकुमारी से ज्यादा होने वाली युवरानी में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि राजकुमारी का पति तो वैसे भी पैरालाइज्ड है, उनके पास कोई पावर नहीं, जबकि रिया जो युवरानी बनने वाली थी बहुत जल्द उसके पास सब कुछ था। मिसेस सहाय, आपको अपनी बेटी पर बहुत प्राउड होगा, आखिर आपकी बेटी युवराज से शादी करने वाली है, उन लेडीज में से एक ने कहा। ओह हाँ, वो तो मैं हूँ, मिसेस सहाय ने थोड़ा घमंड से कहा। वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लड़की है, वो बेस्ट की हकदार है। और अमायरा के बारे में क्या? एक दूसरी लेडी ने पूछा। ओह, अमायरा भी ठीक है, मिसेस सहाय ने केयरलेसली कहा। आखिरकार वह राजकुमार आरुष से शादी कर रही है। वैसे भी सबकी अपनी किस्मत होती है, मेरी रिया जैसे तो सब नहीं होते ना। अमायरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसका ध्यान अपनी शादी पर था और उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे ये से निकलने का मौका दो ना, तुम लोगों को दिन में तारे दिखा दिया तो बोलना, उसने मन में कहा। इनकी ये सारी हरकतें अगर ओना अमायरा ने देखी होती तो वो पक्का हो रोना धोना करती और अपना डिसैटिस्फैक्शन शो करती। लेकिन ये अमायरा, वो उसे तो इस बात से जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जहां तक बात रही रोने धोने की, तो वो शब्द इसकी डिक्शनरी में दूर दूर तक था ही नहीं। रोना उसके लिए इस दुनिया का सबसे फालतू काम था। मुसीबत के टाइम पे वो बस खुद पे भरोसा करती थी और कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज का सामना करती थी। जब हर कोई भी अमायरा को परेशान करने की बजाय मिसेज सहाय और रिया में बिजी थे, तो अमायरा ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और इस बॉक्स को जो रागिनी उसके लिए लाई थी, उसे संभाल कर रख दिया। उसे अच्छे से पता था कि इस बॉक्स में है क्या, इसलिए उसने उन कैश और गोल्ड को देखने की कोई कोशिश नहीं की, नहीं उसे काउंट ही किया। उसका का मानना था कि रागिनी इस मामले में उसे धोखा नहीं देंगी, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है रागिनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमायरा ने अपना दहेज रखने के बाद वो आराम से आकर बिस्तर पर बैठकर शादी करने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया और सहाय फैमिली के सभी मैड्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और बस दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे मुहूर्त का वक्त नजदीक आ रहा था, उन्होंने अभी तक दूल्हे या यहाँ तक कि शादी में आने वाले बारातियों को भी नहीं देखा था और ये बहुत डाउटफुल होता जा रहा था। रागिनी की आंखों में हंसी की झलक चमक उठी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अमायरा को देखने और कॉन्सोलेशन देने के लिए एक सर्वेंट को भेजते समय इम्पेशंस दिखाई। दूल्हा कहाँ है? वह मन ही मन बुदबुदाती रही। अमायरा, मुझे आपके लिए बहुत रिग्रेट है, नौकर ने कहा। क्यों, क्या हुआ? अमायरा ने मासूमियत से पूछा। आपका दूल्हा, वह अभी तक नहीं आया है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, ये तो है, हर कोई यही सोच रहा है कि वो आखिर है, कहा। सर्वेंट अमायरा को बुरा महसूस कराने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन अमायरा को बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो उल्टा उन पर ही चढ़ गई। इधर आओ तुम, उसके हाथ को पकड़कर उसके पीछे लगाते हुए, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हम, तुम्हें पता है न मेरी शादी है, उसके बावजूद तुम टाइम पास कर रही हो। इतनी ही चिंता है राजकुमार की तो जाके खुद ले आओ, वरना अपना मुंह बंद करके काम करो अपना, नहीं तो कपड़ा भर दूंगी तुम्हारे मुंह में।
इतना बोलकर उसके झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो मेड कुछ कदम पीछे हट गई। मैथ्स ने अमायरा को परेशान करने के लिए ये सब कहा था, लेकिन वो खुद दुम दबा के भाग गई। मिस्टर आरव सहाय ने बाहर आकर देखा कि उनका बड़ा सा सहाय मेंशन का हाल जहां वेडिंग का फंक्शन हो रहा था वो सब्जी मार्केट जैसा लग रहा था। उन्होंने देखा कि रागिनी ने इस प्रॉब्लम से निपटने के बजाय गेस्ट्स को सहाय फैमिली और राजकुमार आरुष के बारे में आराम गॉसिप करने दे रही थी। ये एक डिजास्टर से भी बढ़कर लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा। आरव के चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी, लेकिन पहले मिली खबर के बारे में सोचते हुए वो जानता था कि अमायरा के कारण उसकी पत्नी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसका दिल अमायरा के प्रति और भी डिसैटिस्फाइड हो गए थे। मैं इस शादी के लिए राजी ही क्यों हुआ, वो बड़बड़ाया। आखिरकार उसकी पत्नी ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो भी कंसोलेशन दे सकती थी और उनका साथ दे सकती थी सारी जिंदगी। अहम मिस्टर सहाय ने हल्की खांसी दी और हॉल में चला गया। वो इस सिचुएशन पर कुछ हद तक कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग बैकबाइटिंग कर रहे थे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जबकि दूसरे लोग अपने आसपास के लोगों को याद दिलाना नहीं भूले, जल्दी रुको जाओ और अपना मुंह बंद कर लो, मिस्टर आरव सहाय आ रहे हैं। मिस्टर आरव सहाय मतलब राजस्थान के सीएम मिस्टर आरव सहाय। हाल में आते वक्त रास्ते में आरव दांत पीसकर मुस्कुराते हुए सभी को हेलो कहते हुए आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी, मानो उसे अमायरा के प्रति कोई तेज गुस्सा महसूस नहीं हो रहा हो। वो यही बोल रहे थे, सब कुछ ठीक है। उसने दांत भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर कोई देख सकता था कि चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वे उसके माथे पर पसीना, उसकी आंखों में कंपन, उसके हाथ में कंपन देख सकते थे। वे उसके दिल में डर, उसकी आत्मा में दर्द, उसके मन में शर्म देख सकते थे। वह खुद से और उनसे झूठ बोल रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं उन्हें भी शक था कि सच में राजकुमार नहीं आए तो। आरव जी, रागिनी जो काफी वक्त से अच्छे मूड में थी, वो अपने इम्पेशंस को छिपाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आरव के पास आई। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या राजकुमार आरुष आते हैं, क्या ये शादी होती है या कोई नया तमाशा होगा। टू बी कंटिन्यूड। टू देखते हैं कि क्या राजकुमार आरुष आते हैं शादी में, क्या ये शादी होगी या कुछ नया तमाशा होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर रीडिंग। तुम्हारा दूल्हा नहीं आया शादी में, तुम्हारा दूल्हा नहीं आया शादी में। लकीली कुछ ही समय बाद शादी में शामिल होने वाली सभी रॉयल और हाई क्लास लेडीज का ग्रुप भी आ गया अनायरा के घर। ये वही औरतें थी जिनसे रागिनी ने पैसे और गोल्ड मांगे थे, जिनमें से कुछ को अमायरा भी जानती थी। अमायरा अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने मेकअप ज्यादा नहीं कराया था। वो मॉडर्न लड़की तो थी, लेकिन उसे ज्यादा मेकअप नहीं पसंद था। जब आर्टिस्ट उसको रेडी करने आए थे तो उसने पहले ही कहा था कि देखो तुम लोग ध्यान से सुनो, मेरे फेस किसी तरह का कोई हैवी मेकअप मत करना, क्योंकि मुझे वॉल पुट्टी नहीं करानी है अपने फेस पे। जिस पर आर्टिस्ट उसके ऊपर चिढ़ गई थी और उसको दिल ही दिल में कोस भी रही थी। उसका वो रेड कलर का शाही लहंगा जिस पर गोल्ड और डायमंड से वर्क किया गया था, जो काफी हैवी था, उस पर शाही और हैवी ज्वेलरी, ऊपर से उसका हल्का मेकअप, वो कसम से कयामत ढा रही थी। मेकअप आर्टिस्ट भी न चाहते हुए भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। आप बहुत लकी हो अमायरा, मेकअप आर्टिस्ट में से एक ने कहा। आप देश के सबसे सुंदर और शक्तिशाली इंसान राजकुमार आरुष से शादी करने जा रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो पैरालाइज्ड है, उसने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। हाँ, मैं लकी हूँ, अमायरा ने सटिरिकली कहा। उसे राजकुमार आरुष या उसकी पावर की परवाह नहीं थी। वह केवल अपने परिवार के प्रेशर में आकर ये शादी करने के लिए अग्री हुई थी। फिर उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद की परवाह करनी और थोड़ा सीख समझ के बोलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि होने वाली राजकुमारी तुम्हें कुछ बोलने लायक ना छोड़े। उसकी बात सुनकर वो आर्टिस्ट थोड़ा सकपका गई और सॉरी बोलकर पीछे हट गई। तभी शादी में आए उन औरतों ने अमायरा को शादी की बधाई दी, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर। रियलिटी में तो उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं थी अमायरा की। वो लोग तुरंत ही मिसेज सहाय से बात करने के लिए चली गई और उनसे रिया के बारे में बात करने लगी। आखिर करे भी क्यों ना, उनके लिए तो युवराज देवेश और रिया की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी। वो लोग होने वाली राजकुमारी से ज्यादा होने वाली युवरानी में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि राजकुमारी का पति तो वैसे भी पैरालाइज्ड हैं, उनके पास कोई पावर नहीं। जबकि रिया जो युवरानी बनने वाली थी, बहुत जल्द उसके पास सब कुछ था। मिसेस सहाय, आपको अपनी बेटी पर बहुत प्राउड होगा, आखिर आपकी बेटी युवराज से शादी करने वाली है, उन लेडीज में से एक ने कहा। ओह हाँ, वो तो मैं हूँ, मिसेस सहाय ने थोड़ा घमंड से कहा। वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लड़की है, वो बेस्ट की हकदार है। और अमायरा के बारे में क्या, एक दूसरी लेडी ने पूछा। ओह, अमायरा भी ठीक है, मिसेस सहाय ने केयरलेसली कहा। आखिरकार वह राजकुमार आरुष से शादी कर रही है। वैसे भी सबकी अपनी किस्मत होती है,
मेरी रिया जैसे तो सब नहीं होते ना। अमायरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान अपनी शादी पर था और उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे ये से निकलने का मौका दो ना, तुम लोगों को दिन में तारे दिखा दिया तो बोलना, उसने मन में कहा। इनकी ये सारी हरकतें अगर ओना अमायरा ने देखी होती तो वो पक्का हो रोना धोना करती और अपना डिसैटिस्फैक्शन शो करती। लेकिन ये अमायरा उसे तो इस बात से जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जहां तक बात रही रोने धोने की, तो वो शब्द इसकी डिक्शनरी में दूर दूर तक था ही नहीं। रोना उसके लिए इस दुनिया का सबसे फालतू काम था। मुसीबत के टाइम पे वो बस खुद पे भरोसा करती थी और कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज का सामना करती थी। जब हर कोई भी अमायरा को परेशान करने की बजाय मिसेज सहाय और रिया में बिजी थे, तो अमायरा ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और इस बॉक्स को जो रागिनी उसके लिए लाई थी, उसे संभाल कर रख दिया। उसे अच्छे से पता था कि इस बॉक्स में है क्या, इसलिए उसने उन कैश और गोल्ड को देखने की कोई कोशिश नहीं की, नहीं उसे काउंट ही किया। उसका का मानना था कि रागिनी इस मामले में उसे धोखा नहीं देंगी, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है रागिनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमायरा ने अपना दहेज रखने के बाद वो आराम से आकर बिस्तर पर बैठकर शादी करने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया और सहाय फैमिली के सभी मैड्स ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और बस दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे मुहूर्त का वक्त नजदीक आ रहा था, उन्होंने अभी तक दूल्हे या यहाँ तक कि शादी में आने वाले बारातियों को भी नहीं देखा था और ये बहुत डाउटफुल होता जा रहा था। रागिनी की आंखों में हंसी की झलक चमक उठी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अमायरा को देखने और कॉन्सोलेशन देने के लिए एक सर्वेंट को भेजते समय इम्पेशंस दिखाई। दूल्हा कहाँ है, वह मन ही मन बुदबुदाती रही। अमायरा, मुझे आपके लिए बहुत रिग्रेट है, नौकर ने कहा। क्यों, क्या हुआ, अमायरा ने मासूमियत से पूछा। आपका दूल्हा, वह अभी तक नहीं आया है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, ये तो है। हर कोई यही सोच रहा है कि वो आखिर है, कहा। सर्वेंट अमायरा को बुरा महसूस कराने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन अमायरा को बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो उल्टा उन पर ही चढ़ गई। इधर आओ तुम, उसके हाथ को पकड़कर उसके पीछे लगाते हुए, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हम, तुम्हें पता है न मेरी शादी है, उसके बावजूद तुम टाइम पास कर रही हो। इतनी ही चिंता है राजकुमार की तो जाके खुद ले आओ, वरना अपना मुंह बंद करके काम करो अपना, नहीं तो कपड़ा भर दूंगी तुम्हारे मुंह में। इतना बोलकर उसके झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो मेड कुछ कदम पीछे हट गई। मैथ्स ने अमायरा को परेशान करने के लिए ये सब कहा था, लेकिन वो खुद दुम दबा के भाग गई। मिस्टर आरव सहाय ने बाहर आकर देखा कि उनका बड़ा सा सहाय मेंशन का हाल, जहां वेडिंग का फंक्शन हो रहा था, वो सब्जी मार्केट जैसा लग रहा था। उन्होंने देखा कि रागिनी ने इस प्रॉब्लम से निपटने के बजाय गेस्ट्स को सहाय फैमिली और राजकुमार आरुष के बारे में आराम गॉसिप करने दे रही थी। ये एक डिजास्टर से भी बढ़कर लग रहा है, उसने मन ही मन सोचा। आरव के चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी, लेकिन पहले मिली खबर के बारे में सोचते हुए वो जानता था कि अमायरा के कारण उसकी पत्नी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसका दिल अमायरा के प्रति और भी डिसैटिस्फाइड हो गए थे। मैं इस शादी के लिए राजी ही क्यों हुआ, वो बड़बड़ाया। आखिरकार उसकी पत्नी ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो भी कॉन्सोलेशन दे सकती थी और उनका साथ दे सकती थी सारी जिंदगी। अहम, मिस्टर सहाय ने हल्की खांसी दी और हॉल में चला गया। वो इस सिचुएशन पर कुछ हद तक कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग बैकबाइटिंग कर रहे थे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जबकि दूसरे लोग अपने आसपास के लोगों को याद दिलाना नहीं भूले, जल्दी रुको जाओ और अपना मुंह बंद कर लो, मिस्टर आरव सहाय आ रहे हैं। मिस्टर आरव सहाय मतलब राजस्थान के सीएम मिस्टर आरव सहाय। हाल में आते वक्त रास्ते में आरव दांत पीसकर मुस्कुराते हुए सभी को हेलो कहते हुए आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी, मानो उसे अमायरा के प्रति कोई तेज गुस्सा महसूस नहीं हो रहा हो। वो यही बोल रहे थे, सब कुछ ठीक है। उसने दांत भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर कोई देख सकता था कि चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वे उसके माथे पर पसीना, उसकी आंखों में कंपन, उसके हाथ में कंपन देख सकते थे। वे उसके दिल में डर, उसकी आत्मा में दर्द, उसके मन में शर्म देख सकते थे। वह खुद से और उनसे झूठ बोल रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं उन्हें भी शक था कि सच में राजकुमार नहीं आए तो। आरव जी, रागिनी जो काफी वक्त से अच्छे मूड में थी, वो अपने इम्पेशंस को छिपाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आरव के पास आई। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या राजकुमार आरुष आते हैं, क्या ये शादी होती है या कोई नया तमाशा होगा। दूल्हा सच में आ रहा है, इस सन की। दूल्हा सच में आ रहा है, इस सन की। आरव ने उसे परेशान होते हुए देखा तो वो फिर मेहमानों की तरफ मुड़े और से कहा, आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप लोगों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार ने अभी खबर भेजी है कि वो कुछ वक्त में आ जाएंगे। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण वो कुछ देर रास्ते में रुक गए, लेकिन अब उन्होंने क्या शुभ मुहूर्त निकलवाया है।
तो आप बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। क्या राजकुमार सच में इस शादी में आ रहे हैं? गेस्ट में से एक ने चौंक कर कहा। आरव ने आंखें घुमा ली। हाँ, वह सचमुच आ रहा है। मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये इतना भी नामुमकिन नहीं है, इस पर विश्वास न किया जा सके? आरव के ये शब्द कहने के बाद उनके शब्द एक शांत झील में गिरी चट्टान की तरह लग रहे थे और कोई भी अब शांत नहीं रह पा रहा था। पूरा हॉल एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से गूंज रहा था। इसके बाद आरव ने आगे कहा, अंडरस्कोर ठीक तब तक आप लोग खाने और म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। राजकुमार आते ही होंगे। और अब सॉन्ग स्टार्ट हुआ। कहने को जश्न बहारा है, दिल ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है, गुलशन में छुपा है कोई रंज, फिजा की चिलमन में सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। साथ में कुछ बाहर से आए हुए क्लासिकल डांसर्स ने भी डांस करना शुरू किया। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं, हमारे करते तो है साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं, किसी दरिया के दो किनारे पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया सारे सहमे नजारे हैं। इन लाइंस पे अमायरा अपने मन में बुदबुदा रही, अंडरस्कोर हाय भगवान जी, काश मेरी लव स्टोरी सच में ऐसी होती तो क्या ही बात थी। सितम तो इतना है कि खुदा गवाह है, लोग उनका तो क्या ही बोलूं, दो मुहे हैं सारे के सारे, जी तो करता है कि नहीं बनकर 10 लूं एक एक को। साथ सफर का तो पता नहीं, क्योंकि शुरू होने से पहले ही दी एंड लग रहा है हमारे सफर का। हाँ, मगर दरिया के दो किनारे वाली बिल्कुल सही है। और हाँ, गम तो सच में काफी है, क्योंकि हम सच में पास नहीं है। शीशे की क्या ईंट की भी दीवार हो तो मैं बम से उड़ा देती, पर दिखनी तो चाहिए। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर है गमगी वो भी उधर, खुश तो नहीं मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम मिलते नहीं, खिलके भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारें, दिल में खिजा सारे सहमे नजारे हैं। है भगवान क्या है आपको, हैन यह मेरा दिल छल्ली छल्ली करने में क्या मजा आ रहा है। दे से ही थोड़ी उम्मीद मिलती, बर्फ का टैंकर डाल देते हो आके मुझ पर, हाँ नहीं तो। एक ही तो दिल है मेरा, इतना नाजुक सा, इस बेचारे पे इतना सितम। हाय, एक बार मैं नाराज हो गई ना आपकी इन्हीं सब हरकतों से, तो देख लेना ए जे से कंप्लेंट करने वाली दूसरी नहीं मिलेगी। हाँ, बता दे रही हूँ इन एडवांस, फिर बोलना मत बताया नहीं। यह मायरा हाल के एक कोने में अपने शिकायतों का पिटारा खोले बैठी थी, जो खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जब तक वो अपनी कंप्लेंट्स में बिजी है, तब तक हम जरा राजकुमार आरुष के बारे में जान लेते हैं। 3 महीने पहले राजकुमार का बुरी तरह कार एक्सीडेंट हो गया था। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उसका डायग्नोसिस किया था, जिनकी रिपोर्ट्स थी कि वह जीवन भर पैरालाइज्ड और अपंग रहेंगे। इसके बाद से जब किंग ने अपनी मिलिट्री पावर हटा दी राजकुमार पर से, तब भी राजकुमार किसी के सामने नहीं आए। अब तक उन्हें इन 3 महीनों में किसी ने नहीं देखा था। उदयपुर के सिटीजन्स के लिए राजकुमार हिलिएटेड नहीं थे, भले ही उन्होंने किसी के सामने न आने का फैसला किया हो, लेकिन अब भी उन्हें सभी काफी रिस्पेक्ट देते थे। हर कोई उसे बहुत अच्छे से जानता था कि राजकुमार आरुष कोई नॉर्मल पसंद नहीं थे। पैरालाइज्ड होने से पहले उन्हें बिजनेस के किंग और उदयपुर के रॉयल हीरो के रूप में जाना जाता था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो ना कर सकते हो। मार्शल आर्ट में तो राजकुमार का शानदार टैलेंट था। वो एक आइडियल मैन थे किसी भी लड़के या लड़की के लिए। वो हर एक लड़की के सपनों में आने वाले शहजादे थे। राजकुमार आरुष काफी इंटेलिजेंस भी थे। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज की थी हिस्ट्री और बिजनेस में, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में। बिजनेस और मार्शल आर्ट्स में उनका कोई जवाब नहीं था। बड़ी बड़ी बिजनेस डील वो चुटकियों में क्रैक करते थे। राजकुमार किसी भी मॉर्टल मैन से बिल्कुल उलट, बहुत यूनिक और हैंडसम थे। राजकुमार पैरालिसिस होने से पहले वो उदयपुर के सभी लोगों के लिए एक भगवान की तरह थे, और यहाँ तक कि शाही लोगों की नज़र में भी उसका एग्जिस्टेंस किसी देवता की तरह एक सुपीरियर राजकुमार के रूप में था। उन्होंने काफी कम उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था, और लोगों के लिए इतना कुछ किया था कि उनके बड़े भाई जो राजा थे वो राजा होने के बाद भी नहीं कर पाए। राजकुमार कोई भी काम इस तरह से करते कि एक हाथ से करो तो हाथ को पता ही न चले। यहाँ के लोग भले ही एक बार के लिए किंग को ना जानते हो, में ऐसा कोई नहीं था जो बिजनेस किंग राजकुमार आरुष को न जानता हो। ऐसी महान हस्ती पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पाने की हकदार थी। लेकिन ऐसी महान शख्सियत से कई लोगों को जेलसी भी थी, और काफी दुश्मनी भी। अंडरवर्ल्ड और माफिया में उनका ही सिक्का चलता था। या ये खाना और भी अच्छा होगा कि ये बिजनेस के साथ अंडरवर्ल्ड के भी किंग थे। एंड में उनके साथ भी वही हुआ। किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची और अब वो पैरालाइज्ड हो गए हैं और जीवन भर केवल बिस्तर पर ही रह सकते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि राजकुमार के इस एक्सीडेंट से कितने लोगों को पछतावा था। लेकिन उनका ये पछतावा उनकी पेशेंट कंडीशन को नहीं बदल सकता था। इस एक्सीडेंट के बाद से राजकुमार किसी के सामने नहीं आए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात तो सब पर लागू होती है। उनके जैसे किसी भी इंसान के साथ ऐसा होता तो वो भी यही करता जो उन्होंने किया। ऐसी हालत में कौन ही होता जो लोगों का सामना कर पाता और अपना मजाक बनवाता लोगों की नजरों में।
इतने महान और बड़े बड़े काम करने वाले राजकुमार आरुष सिंह राजावत इस एक्सीडेंट को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सके। यही तो उनकी सबसे खास बात थी। उनका प्राइड वो आज भी अपनी जगह था। उन्हें पसंद नहीं था कि कोई उन्हें वह अपना डिसेबल पर्सन के रूप में देखे। वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई भी उन्हें सिंपैथी दे या ऐसी नजरों से देखे भी, या कोई भी उनकी बात नकारे या उनका ऑब्जेक्शन करे। लेकिन इस अमायरा से शादी करने के लिए वो खुद आ रहे थे और सबको अपना वो रूप भी दिखाएंगे जिसे आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिखाया था, जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। वैसे भी इस अमायरा में ऐसा था ही क्या? आखिर अमायरा को लेकर राजकुमार का इरादा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल राजकुमार ही दे सकते थे। यदि वह इसका उत्तर नहीं देगा तो इसका कारण किसी और को पता नहीं चलेगा कि वो दिल से इस सन की अमायरा से शादी करना चाहते हैं या इसके पीछे उनकी कोई साजिश है। हॉल के अंदर जब सभी हाई प्रोफाइल लड़कियों ने ये सुना राजकुमार कुछ ही देर में आ रहे तो उन्हें अमायरा से जेलसी होने लगी और उन लोगों ने कहा अंडस को, आह अमायरा, तुम्हें तो अब बहुत खुश होगी ना। राजकुमार तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। भीड़ में से किसी ने सार्काज़म से कहा। हाँ, मुझे सच में उससे बहुत जलन हो रही है, इस अमायरा से। यंग लड़कियों के एक ग्रुप ने अमायरा को घेर लिया और बिना रुके बात करते हुए ये सारी बातें करने लगी। उन्हें शादी से मतलब नहीं था। उनके शब्द जलन से भरे हुए थे, लेकिन रियलिटी में कोई भी उससे जलन नहीं कर रहा था। आखिरकार वो लोग राजकुमार की प्रेजेंट सिचुएशन से अवेयर थे, इसलिए वो लोग उसे अपनी जलन के लायक भी नहीं समझ रहे थे। ऐसे खुशी के मौके पर किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाला दुख हो जाए। लेकिन अभी भी ये मासूम सी दिखने वाली लड़की थी जिसने इतना बुरा बोलने की हिम्मत की थी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि उसे सच में कितना पछतावा हो। उसने कहा अंडस को, अगर राजकुमार को चोट नहीं लगी होती तो ये ज्यादा बेहतर होता है ना, और मेरी दी सबसे खुश वुमन होती पूरे राजस्थान में। लेकिन कितनी शर्म की बात है, राजकुमार आरुष। जी हाँ, दुल्हन के लिए ये शब्द कहने वाली मासूम दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि अमायरा की सौतेली बहन रिया थी। एक बार जब उसकी बातें कई लोगों ने सुनी तो सभी यंग लड़कियों की जालस फीलिंग्स अफसोस में बदल गईं। ओह, उनमें से एक ने ड्रामेटिक ढंग से आह भरी। ओह, एक और ने आंखें घुमाते हुए कहा। हॉल में जालस शोर के रूप में जो कुछ बचा था वह बड़ी बड़ी आहें थी, जो सॉन्ग में छिपा हुआ था। अगर दूसरे लोगों को आज की इवेंट का पता नहीं होता तो वे सोचते कि वे किसी स्पिरिचुअल रूम में हैं। कोई भी नॉर्मल लड़की तो पक्का घबरा जाती, हालांकि अमायरा ऐसी लड़की नहीं थी। दूसरी ओर भले ही दुल्हन को ऐसा महसूस नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी माँ और फैमिली के अदर मेंबर्स को उसकी इज्जत बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, है ना? लेकिन सहाय फैमिली में अमायरा के लिए कौन ही आगे आता? भले ही रागिनी को इनजस्टिस महसूस हुआ हो, जब अमायरा ने उसकी दहेज में कोई मदद नहीं की थी तो वह उनका सामना कैसे कर सकती थी? एंड में रागिनी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और केवल लाल और गुलाबी रंग से सजे हॉल के अंदर अपने चेहरे पर एक सैड एक्सप्रेशन दिखा सकी जो कि सेलिब्रेशन से भरा होना चाहिए था। रागिनी ने सोचा कि अमायरा नाराज हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत से ही अमायरा ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो और बिना कोई आवाज किए चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। रिया ने लंबे समय से उन शब्दों को तैयार किया था। उन वाक्यों में हर शब्द अमायरा को उकसाने और उसके दिल को रौंदने के लिए छुपे हुए चाकू की तरह था। रिया का टारगेट बहुत क्लियर था। पहले की तरह वह अमायरा को अपनी शादी के दिन परेशानी खड़ी करने और सबके सामने खुद को ह्यूमिलिएटेड करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। अगर ऐसा हुआ तो राजकुमार पक्का उससे नफरत करते। लेकिन अब अमायरा कोई ऐसा इंसान नहीं थी जिसे रिया आसानी से भड़का सके। रिया ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन अमायरा शांत रही और गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। भले ही इस बार रिया बहुत ज्यादा कुछ कहा था। अरे, अब कुछ मत कहो, रिया के भाई ने कहा और अमायरा को अपनी छोटी बहन की ओर धकेल दिया। रिया ये कहते हुए, दुल्हन को देखो, खुद से अमायरा को दूर धकेलते हुए कहा। बच्चों, माँ के पास आओ। रागिनी ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। जल्द ही रिया के आसपास लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने सालों तक रिया ने अपनी इमेज को किसी गुलाब के फूल की तरह बनाए रखा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा पिछले पुरानी अमायरा को भड़काने का ही काम किया था। लेकिन अब प्रेजेंट अमायरा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसका असली चेहरा एक्सपोज हो गया। आखिरकार लेडीज का ये ग्रुप फूल नहीं था। जब उन्होंने पहले रिया के शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उन्हें याद करने की कोशिश की तो उन्हें वे बहुत स्टिम्युलेटिंग लगे। रिया नॉर्मली जेंटल और काइंड बिहेव करती थी, लेकिन जब वह वापस होश में आई तो उसे याद आया कि सहाय परिवार ने अपने कुछ प्रॉपर्टीज बेच दिए थे और उसकी इस बड़ी बहन के कारण 10 करोड़ रुपए और गोल्ड के दहेज जुटाने के लिए दूसरी फैमिली से भी मदद मांगी थी। अगर आप खुद नहीं करना चाहती तो कम से दूसरों को तो चैन से जीने दीजिए। अमायरा अभी भी बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी और उत्साह के साथ रिया की एक्टिंग देख रही थी। लेकिन अचानक भीड़ में सर्वेंट ने अनाउंसमेंट की कि दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है।
सभी ने एंटिसिपेशन में अपना सिर दरवाजे की ओर कर लिया। क्या राजकुमार सचमुच आएंगे? और अगर उसने ऐसा किया तो वो कैसे दिखते होंगे व्हीलचेयर पर एक्सीडेंट के बाद? कमरे में स्ट्रेस क्लियरली फील हो था, क्योंकि हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था राजकुमार का। रात बीतने से पहले राजकुमार आरुष आखिरकार सहाय फैमिली की हवेली में पहुंचे। सभी गेस्ट ने अपना सिर झुकाकर अपंग राजकुमार आरुष को देखना चाहते थे, पर इसलिए नहीं कि वो प्रिंसली राजकुमार की ओर रहे थे जिसे वे कभी जानते थे। यहाँ हॉल में भीड़ में सन्नाटा छा गया था। माहौल एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी से स्ट्रेसफुल हो गया था। शादी तारांकन तारांकन ये शादी है या किडनैपिंग तारांकन तारांकन। सभी मेहमान काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें राजकुमार आरुष की परछाई तक नजर नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने एक काली पालकी को हॉल में एंटर करते देखा। हाँ, पालकी। भले ही आज मॉडर्न जमाना है, लेकिन ये दोनों फैमिली मॉडर्न होने के साथ साथ शाही भी थी, जिसके कारण इस शादी में पालकी आई थी दुल्हन की विदाई के लिए। पालकी का कलर पूरी तरह से काला था, और ये बात हम सब काफी अच्छे से जानते हैं कि हमारे हिंदू रिलीजन में ब्लैक कलर को कितना अशुभ मानते हैं, वो भी ऐसे शादी ब्याह के मौके पर। तो हमारे यहाँ किसी भी सुहागन लड़की के लिए काले और सफेद रंग को अपशगुन मानते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस शादी में था। लोग इसे देखते ही आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। हाँ, वो बात अलग थी कि शादी अभी हुई नहीं थी, मगर फिर भी ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी। राजकुमार कहाँ है? क्या राजकुमार ने सिर्फ ये काली पालकी है? मतलब वो खुद नहीं आए? तो फिर मिस्टर सहाय ने ऐसा क्यों कहा कि वो जल्द ही आ रहे हैं और उन्होंने नया मुहूर्त निकलवाया है शादी के लिए? कहीं वो इस ब्लैक कार में तो नहीं है? सभी गेस्ट आपस में मिलकर अंदाजा लगा रहा थे। असल में जब पालकी हॉल के गेट पे आई थी, तो उसके साथ एक ब्लैक लग्जरी मर्सिडीज का भी आकर रुकी थी। इस कार के आसपास कई सारी कार्स ऐसे खड़ी थी जैसे सभी उसे कवर दे रहे हो, जैसे वो इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, और इस कार को पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि सभी कार्स के बीच में भी कोई गाड़ी है। और सबसे आगे एक ब्लैक सूट खड़ी थी, मतलब पालकी के पास, जिससे सभी को लग रहा था कि इसी में गाड़ी में राजकुमार होंगे। लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं था, सभी अंदाजा ही लगा रहे थे। सभी को ये कंफर्म हो गया कि ब्लैक सूट में जो इंसान है वो और कोई नहीं बल्कि खुद बिजनेस किंग राजकुमार आरुष सिंह राजावत ही है। लेकिन अब तक उसमें से कोई बाहर नहीं आया था। क्या वो सच में ये शादी करने भी आए हैं या नहीं, या कोई बिजनेस डील जो अब तक इस गाड़ी में ही बैठे हैं? एक तो वैसे भी शुभ मुहूर्त निकल गया है। जरा देखो इन्हें, गाड़ियां और बॉडीगार्ड्स तो ऐसे लेकर आए हैं जैसे इन पर कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला हो। शादी करने आए हैं या अपना रौब झाड़ने? अमायरा अपने रूम की खिड़की से देखकर बोल रही थी, जहां से हाल और बाहर का नजारा साफ दिखाई देता था। यहाँ शादी में भी हर कोई एक दूसरे की ओर देखता रहा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन वो सब वास्तव में ऐसी शादी पर जोर से हंसना चाहते थे, पर उनकी हिम्मत नहीं थी ऐसा करने की। ये सभी चीजें सच में काफी रिडिक्युलस लग रही थी कि एक तो बेचारे राजकुमार ऑलरेडी काफी पैथेटिक हालत में थे, ऊपर से उनके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। जो लोग राजकुमार को नहीं देख पाए उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, स्पेशली तब जब उन्होंने काली पालकी और गाड़ियों के आसपास दोनों ओर पहरेदारों को देखा। उनकी खून की प्यासी आंखों को देखकर ही वे डर जाते थे और अपने शरीर सिकोड़ लेते थे। लोगों की नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। क्या राजकुमार को सच में अमायरा से शादी करने के लिए आए हैं, वो भी इन खून के प्यासे दिखने वाले गार्डों के साथ? उन्हें इन प्यासी आत्मा को लाने की क्या जरूरत थी? ये शादी ही करने आए हैं या किसी की किडनैपिंग? ये पर कोई भी राजकुमार की कार्रवाई से अग्री नहीं था, लेकिन किसी ने आगे आकर शब्दों की लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि दुल्हन के पिता मिस्टर सहाय भी रिस्पेक्टफुली चलकर काली पालकी के पास पहुंचे, लेकिन अपना थोड़ा सा भी डिसैटिस्फैक्शन दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों के आगे राजकुमार और उनके गार्ड के रूप में आए बाराती उनके रिटायर्ड सोल्जर्स के ग्रुप के अराइवल के साथ शादी के हॉल में जो माहौल खुशी और ढोल नगाड़ों की गूंज से भरा होना चाहिए था, वो तुरंत शांत होना शुरू हो गया था। इसके अलावा तबला और सितार जैसे क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड मेहमानों के बीच बातचीत या हंसी शुरू करने के लिए भी काम में नहीं आ रहे थे। जिन लोगों को इतनी देर से इन सब पर एंजॉय करना चाहिए वो अब टीके इसका मजाक उड़ा रहे थे, मगर इस खूंखार बारात की एंट्री के बाद उनकी हंसी और बोलती सब बंद हो गई थी। इसके बावजूद कुछ मेहमानों से ऐसे अजीब माहौल देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने माहौल को नॉर्मल करने के लिए अपना मुंह खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रिंस राज के गार्डों की तेज निगाहें देखा, तो उनके इरादों पर इन गार्ड्स की खूंखार आंखें घूम गई और उनका आधा खुला मुंह तुरंत बंद हो गया। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि राजकुमार जो गार्ड लाए थे वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। ये गार्ड वो मिलिट्री सोल्जर थे जिन्हें इंडिया की तरफ से हुई वॉर में सैकड़ों हजारों लड़ाइयों का एक्सपीरियंस किया था। उनसे एक ठंडा ऑरा निकल रहा था और उनके शरीर पर कई खतरनाक निशान, आंखों के पास बड़ा कट, ये सब इन्हें काफी डरावना बना रहे थे।
लेकिन ये सब चीजें उन्हें देश के हीरोज के रूप में अपनी डिग्निटी का इंट्रोडक्शन दे रही थी। इस समय कौन उनके साथ एक शब्द शुरू करने की हिम्मत कर सकता था, अपनी नाजुक सी जान को खतरे में डालकर। अब गार्ड्स के बीच में कोई बाहर आया, जिसे कोई भी देख नहीं पाया। सभी गार्ड ने उसे अच्छे से कवर दिया हुआ था। इन चौंकाने वाले लोगों के ग्रुप के साथ वो डायरेक्ट दुल्हन के पास पहुंचा। दुल्हन यानी हमारी अमायरा ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, जिससे उसका फेस नहीं दिख रहा था। राजकुमार अपने गार्ड्स के साथ अमायरा के पास बैठे थे व्हीलचेयर पर। उन्होंने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, तभी उसने कुछ पेपर्स निकले और अमायरा से कहा, अंडरस्को मिस, ये शादी के पेपर्स है जिस पर मास्टर ने साइन कर दिए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप ही इस पर साइन कर दे। इस पर अमायरा ने घूंघट के अंदर से ही सिर हिलाया और बिना कुछ भी बोले साइन कर लिया। डे से उसे इन सब से कोई मतलब ही ना हो। ये शादी एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो ये भी समझ गई थी। शादी सरलता से संपन्न हो गई। राजकुमार ने उनके गार्ड को ऑर्डर दिया, दुल्हन को पालकी में लेके आओ। हाँ, सही समझा, वो पालकी में जाने वाली थी। इसके बाद अमायरा को बाहर लाया गया, लेकिन इसके साथ गार्ड्स थे। ये थोड़ा अजीब था, पर ये राजकुमार ने ऑर्डर देते हुए सख्त टोन में कहा था कि अंडरस्को उसे इस पालकी में ही आना है। तो एक गार्ड ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को मास्टर, वेल, वो मैडम को तो उनके भाई के साथ बाहर आना चाहिए 3 रिचुअल के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझे रिचुअल सिखाओगे? राजकुमार ने बेहद गुस्से भरी थी, जिससे वो गार्ड एकदम कांप गया। अंडरस्को उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिया और सिर ऐसे झुकाया को जमीन में ही गिर जाएगा बेचारा। राजकुमार ने अपने वही गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को, ये मेरी शादी है, इसमें कोई रिचुअल्स नहीं, बस मेरे रोज होंगे, अंडरस्टैंड? इससे सभी गार्ड डर गए और हाँ में सिर हिलाने लगे। इसके बाद वो लोग अमायरा को लेने चले गए। नॉर्मली शादी में बहन को उसकी डोली या आपके समय में तो कार होती है, वहां तक भाई लेकर आता है। और आप लोगों को पता है, हमारे वहां तो भाई बहन को कार में बिठा देता है, उसके बाद कार के गेट पे खड़े हो जाता है जो बंद रहता है। भाई को पानी की पिचकारी मारनी होती है कर के ऊपर से, वो इतने प्रेशर से कि सीधे दूसरी तरफ जाकर गिरे। 3 बार ऐसा करना होता है, एक साइड से दूसरे साइड पिचकारी मारी पानी की। ये कई लोगों काफी देर तक हो ही नहीं पाता, तो सभी काफी मजे लेते हैं। मुझे भी बहुत मजा आती है इसमें, लेकिन ये तो हमारे राजकुमार, वो भला कहा किसी की सुनेंगे। अमायरा भी कहा किसी से कम थी, उसको भी इन सभी चीजों की कोई परवाह नहीं है और न ही उसे सहाय फैमिली की कोई परवाह थी। रागिनी तो काफी देर से ही मारा का एक बड़ा मजाक बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो जाहिर सी बात थी कि वो क्यों ही आगे आकर राजकुमार को क्यों ही रोकेगी। मिस्टर आरव भी काफी डिसैटिस्फाइड थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार के गार्ड्स को देखा तो वह केवल अपना घमंड और गुस्सा निगलने के बजाय कुछ और नहीं कर पाए। खासतौर पर तब जब वो लोग उनसे बिना कुछ पूछे या कहे उनकी बेटी को ले गए। क्या सच में राजकुमार आपकी बेटी से शादी करने ही आए थे? गेस्ट में से एक ने कहा। सभी मेहमान कंफ्यूज्ड और स्टन रह गए थे। वो लोग राजकुमार और अमायरा के जाने के बाद भी अपनी जगह से हिले नहीं थे। जब शादी की पूरी टीम सहाय मेंशन से कम 100 मीटर दूर चली गई तो उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी। यहाँ शादी की टीम जा रही थी और उन्हें पीछे से पटाखों की आवाज आ रही थी, जिससे माहौल थोड़ा सेलिब्रेशन वाला हो गया था। यहाँ पालकी में बैठी अमायरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यार, किसी कठपुतली की तरह काम करना वास्तव में कितना अब्सर्ड है ना। ये शादी सच में इतनी उबाऊ है कि किसी अंतिम संस्कार से कम नहीं लग रही थी। एक तो वहां उस छछुंदरी के ड्रामे से ऑलरेडी नींद आने लगी थी, फिर उसने वो चुड़ैल जिन्हें मुझे दिखावे की जलन हो रही थी। लक्ष्म से ऊपर वाले जी तो चाह रहा था कि अग्निकुंड में आग लग के एक की उसमें आहुति देकर एक साथ ही स्वाहा कर दूं। कुछ वक्त और फिर इस रिया चुड़ैल को ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये पागल औरत मेरे से पंगा लेने के बारे में अपने सपने में भी गलती से नहीं सोचेगी। वैसे भी आज तो इसकी अपनी हरकतों की वजह से इसकी इमेज खुद ही डाउन हो गई, और आगे तो मैं इसकी जिंदगी का ऐसा अप डाउन लगाऊंगी कि ये छछुंदरी डाउन और इसकी ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगी। अरे यार, मुझे तो ये अब याद कर रहा है, ये कैसी शादी हुई है मेरी। ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, ना 7 फेरे, ऊपर से वरमाला भी नहीं किया इस जल्लाद मॉन्स्टर ने। पर जो भी हो, ये ड्रैगन है तो अब मेरे प्यारे पति देव ही चुन चुन के बदला लूंगी। शादी तो कर होली है, भले ही पेपर वाली ही क्यों न हो। वो ये सब खुद से ही बोल रही थी और अपने मन की सारी भड़ास निकाल रही थी। अमायरा ने इतना सब होने के बाद भी ये सब एक्सेप्ट कर लिया था। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसने इतनी इंसल्ट के बाद कब का सुसाइड ही कर लिया होता। 27 दिस नॉट फेयर दिस नॉट फेयर हम। तो प्यारे पति देव जी, आप मेरे साथ इस तरह बिहेव करेंगे? दिस नॉट फेयर, आई बिल्कुल भी नॉट लाइक इट। पर मेरा नाम भी अमायरा सहाय है, मैं भी अच्छे से देखूंगी कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन मैं एक एक करके सारे हिसाब बराबर करूंगी। वो भी इंटरेस्ट के साथ बोलकर हंसने लगी।
जैसे जैसे ये खूंखार बारातें सहाय मेंशन से दूर होते गए, वैसे वैसे सब कुछ शांत होता गया। बस सुनाई दे रहा था तो गार्ड्स के एक बराबर चलते फुटस्टेप्स। इसके अलावा किसी तरह के सेलिब्रेशन की कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। अगर ये पालकी मौजूद न होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई शादी भी हुई भी थी। ये किसी की शादी से ज्यादा अंतिम संस्कार जैसा लग रहा है। ये ही नहीं, हमारी सिचुएशंस भी अजीबोगरीब है। एक मैं हूँ जिसका रिबर्थ हुआ है, और ऐसे लड़की के बॉडी में आए जिससे सब नफरत करते हैं। भगवान जी, ये सब इस पे ही नहीं रुका, आपको और भी तड़का लगाना था मेरी जिंदगी में। तो आपने शादी ऐसे इंसान से फिक्स कर दी जो फिजिकली चैलेंज हैं। ऊपर से पर इनके ये नखरे, हाय अल्लाह है। लड़की तो मैं हूँ लेकिन ये नखरे वाला स्पेशल कोटा इन महाशय ने संभाल रखा है। अरे अभी तक तो मैंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी है। उस पर इनका गुस्सा तो नाक पे रहता है। यार मुझे तो ना बड़ा डर लग है कि अगर इनकी कहीं खोपड़ी खसक वसक गई तो मेरे को इस सड़ी हुई डोली में से ना बाहर फेंकवा दे। अमायरा मुंह बनाते हुए राजकुमार के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही थी, साथ ही खुद ब्लाइंड गेस कर रही थी। अरे लेकिन वो तो पैरालाइज्ड है अभी, तो मुझे बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन भैया, इन जैसे इंसान का कोई भरोसा भी नहीं है। इनके ये भूखे लेपर्ड जैसे खूंखार गार्ड्स महाशय तो कमी पूरी करने के लिए वैसे ही है। अमायरा बेटा, सावधान नहीं रही तो नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा तेरा। भगवान बता दे रही हूँ आपको, अंडस को जो करना हो करे, मगर बीच रास्ते में बाहर न फेंके, वरना मैं नन्ही सी जान कहाँ जाऊंगी खुद को लेके। वैसे भी मैं सदू इंसान और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे इससे और इससे की गई शादी दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे हमारा। बाकी दहेज किस लिए लिया है मैंने उस चुड़ैल की अम्मा से। अमायरा ने डेविल स्माइल के साथ कहा। एक तो इस घूंघट के कारण मेरे दिमाग का दही हो रखा है। हटा देती हूँ कुछ देर के लिए, वैसे भी कौन ही देख रहा है। इतना बोलकर जैसे ही वो घूंघट नीचे करती है, तभी पालकी रुकती है और उसे बाहर आने को कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने। कहीं ये ड्रैगन इंसान मुझे इसी रोड पे तो नहीं फेंकने का सोच रहा है ना। अगर ये सच में ऐसा सोचा रहा होगा तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि ये मुझे बीच रास्ते में न छोड़ दे, पर ये क्या कर रहा है। वो यही सब बदबड़ रही थी, तभी हिस्से की एक बार फिर से आवाज आती है, जिसे सुनकर अमायरा जल्दी से अपना घूंघट नीचे करती है और बोलती है, क्या हम पहुंच गए। गार्ड अंडस्को, अभी नहीं मैडम। अमायरा अंडस्को, तो मैं बाहर क्यों आऊं। जब पहुंच जाएंगे तो बताना। फिर कुछ सोचकर खुद ही बाहर आती है। बोलो क्या काम है। गार्ड अंडस्को, मैडम आप हमें फॉलो करिए। क्यों, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। हम अमायरा ने उस गार्ड को घूंघट के अंदर से ही उंगली देखते हुए गुस्से से बोली। गार्ड अंडस्को, मास्टर जैसे खुद है वैसे है वाइफ भी ढूंढी है अपने लिए, मन में हड़बड़ाते हुए। अरे नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको वही बोल रहा था जो मास्टर ने हमें कहा था, बस और कुछ नहीं। अमायरा भड़क कर चिढ़ते हुए, अंडस्को, एक तो वो तुम लोगों के राजकुमार कम थे क्या, मुझे ऑर्डर देने के लिए जो तुम्हारे मास्टर भी टपक पड़े। गार्ड अंडस्को, नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। हम राजकुमार को ही मास्टर कहते हैं। अमायरा कामली, अंडस्को तो ऐसा बोलो ना। और मैंने कुछ गलत नहीं समझा, तुम ही कंफ्यूज कर रहे थे। गार्ड सिर झुकाते हुए, अंडस्को सारी मैडम, आगे से ध्यान रखूंगा। अमायरा जल्दबाजी में, अंडस्को हाँ हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी, फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तुम लोगों के कारण मुझे दांत ना पड़ जाए। गार्ड मुंह खोले अमायरा को देखते ही रह गया। तो अमायरा बोली, अंडस्को चलो जल्दी, अब तुम लोग का मुहूर्त निकलवाओ। शादी में तो वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने किसी मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा। गार्ड अंडस्को अपना सिर झटकते हुए, हाँ चलिए मैडम बोलकर चलने लगते हैं। फिर एक गाड़ी के पास आकर रुकते हैं, जो एक ब्लैक मर्सिडीज थी। तभी अमायरा, आउच, इसने खुद को चुटकी काटी थी। हाय मेरे सपनों की रानी, तुम आ गई। असल में मर्सिडीज अमायरा की फेवरेट कार थी, जिसे वो अपने पिछले लाइफ से हिलना चाहती थी, जिसे इस वक्त अपने सामने देखकर वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। और वो उसे हक करने जा ही रही थी कि तभी कार का गेट खोलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अमायरा अपनी जगह पर ही रुक जाती है। 28 हाय कितना दर्द हो रहा है तारांकन, तारांकन हाय कितना दर्द हो रहा है तारांकन, तारांकन। तभी अमायरा, आउच, उसने खुद ही को चुटकी काटी थी। हाय मेरे सपनों की रानी, तुम आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है खुद की आंखों पर। असल में मर्सिडीज अमायरा की फेवरेट कार थी, जिसे वो अपने पिछले लाइफ से ही लेना चाहती थी, और अब इस वक्त उसे अपने सामने देखकर वो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, जिस कारण से वो उसे हक करने जा ही रही थी कि तभी कार का गेट खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अमायरा अपनी जगह पर ही रुक जाती है। अब आगे अपनी आंखें छोटी करके अमायरा कार की तरफ देख रही थी, मन में, अंडस्को ये कौन कमबख्त है जो तेरे मेरे बीच में आने की कोशिश कर रहा है मेरी जान। इसने मुझे डिस्टर्ब किया मेरी रानी को प्यार करने से। इसकी तो मैं अभी बताती हूँ।
इतना बोलकर अपने कमर पे हाथ रखकर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ने को हुई तभी एक बॉसी टोन में बेहद ठंडी और डरावनी आवाज आई, जो बिल्कुल शांत थी। कम इन क्विकली। इस आवाज को सुनकर अमायरा लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई और गिरने को हो गई। अरे अरे, मैडम संभाल के, एक गार्ड ने अमायरा की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसने फिर खुद को संभाल लिया। नो नीड, अमायरा ने कहा। फिर ऊपर देख कर, हाय मेरे भोले बाबा, ये पति देव जैसा दूसरा पिस भी मेरी झोली में डाल दिया आपने। वाह, बहुत अच्छे, सबको मेरे पास भेजकर मेरी ही जिंदगी जहन्नुम बनाओ आप। अरे यार, ये तो बिल्कुल वैसे हेयर रॉब दिखा रहा है, उस मोन्स्टर जैसे। कैसे कैसे पिस बनाए हैं आपने इस धरती पर, ऊपर वाले। इसके कारण तो अभी मैं मर ही जाती। अमायरा ये सब हाफते हुए अपने सीने पे हाथ रखकर तेज तेज सांसें लेते हुए बोल रही थी। एक तो मुझे अम्मा बना दिया है, इतना बड़ा घूंघट निकलवा कर। देखो किसी को दया भी नहीं आती इस नन्ही सी जान पर, ऊपर से इतने डरावने लोग। क्या होगा मेरा? अब तो मोच भी आ गई हैं मेरे इस पैर में। अपने लेफ्ट एंकल को देखते हुए, अमायरा तुझे क्या जरूरत थी इन लोगों के बोलने पर इतना जोर से कूदने के लिए? ले अब हो गई ना हालत खराब तेरी। हाय कितना दर्द हो रहा है। जब गार्ड्स ने अमायरा को पालकी से उतरने को कहा था तो वो सीधा कूद गई थी। ऊपर से उसने इतना बड़ा घूंघट और इतना हैवी लहंगा पहन रखा था, साथ ही उसने हील्स भी पहनी थी, जिससे उसके ऐसे कूदने से उसके पैर में मोच आ गई। लेकिन गार्ड्स को डांटने और अपनी फेवरेट का को देखने के चक्कर में वो सब भूल गई। मगर अब वो लड़खाई तो उसे फिर से दर्द हुआ, और तभी उसे याद आया कि उसके पैर में मोच है। अभी वो खुद में बिजी थी ही, तभी एक बार फिर से आवाज आई, आई सेड कम इन। इस बार अमायरा ने ना लेफ्ट देखा और ना राइट और ना ही अपने पैर की चोट, बस दनदनाती हुई कार में बैठ गई और दरवाजा भी जोर से बंद कर लिया, जिससे वो खुद ही चिहुक गई, जोर जोर से हाफने लगी और सर झुकाकर बैठ गई। हाउ डरे यू डू दिस? तुम्हें तो मैं, उस लड़के ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। आई एम सॉरी, सॉरी फ्रॉम दिल से, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मिस्टर, आपने कहा ही ऐसे कहा था कि जिससे मैं डर गई और जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में, और नहीं बस जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में मैंने ऐसा कर दिया। सो सॉरी मिस्टर, पर गलती सारी आप ही की है। इतना कौन डराता है, छोटा सा दिल है मेरा। हॉट वॉट अटैक आ जाता तो पता है मेरे नए नवेले पति देव भरी जवानी में विधवा हो सकते थे, वो भी बगैर पत्नी सुख की प्राप्ति किए। मैंने भी उनका मुंह नहीं देखा अभी तक तो मेरी आत्मा। शट अप, जस्ट शट योर माउथ अप, डॉट योर स्टूपिड गर्ल, उस लड़के ने चिल्लाकर कहा। इस बार तो आप लोग समझ ही सकते हैं अमायरा की हालत। वो अपनी सीट पर इतना पीछे खसकी कि वो कार के गेट से ही चिपक गई और उसका सिर आधा खिड़की से बाहर हो गया। अगर गेट बंद न तो बेचारी साक्षात धरती माता की गोद में होती। एंड आई एम योर हस्बैंड फूल, और तुम मरो चाहे जियो या भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। सुना ना तुमने, तो मुंह बंद रखो अपना और जितना मैं बोली बस उतना ही किया करो, समझी तुम? जब अमायरा ने सुना कि उसके सामने बैठा इंसान और कोई नहीं उसका हस्बैंड है, तो उस पर बेचारी ने अपनी जीभ काट ली। मतलब ये वही मुंह से आग उगलने वाला मॉन्स्टर है, यानी मेरे नए नवेले पति देव। तभी तो मैं सोचूं इनके जैसा सेकंड पिस कहाँ से टपक पड़ा। पर मैं समझ गई कि ये भी मेरी तरह वन पिस है। और क्या कहा इस जल्लाद आत्मा ने, मैं चाहे मारूं चाहे जीऊं या भाड़ में जाओ, इन महाशय से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तो मैं अच्छे से खबर लूंगी, ऐसा लाइन पे लाऊंगी ना कि याद रखोगे अमायरा सहाय को राजकुमार आरुष सिंह राजावत होगी तुम अपने घर के राजकुमार। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना के हाथों को मसलते हुए बोल रही थी। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने किसके सामने अपना प्यारा सा मुंह खोल दिया, और वो भी इतना बड़ा। अब तेरा क्या होगा अमायरा? कहीं ये ड्रैगन अपने असली रूप में ना आ जाए, या कहीं क्रेन ना बन जाए और तुझे किसी सामान की तरह बाहर फेंक दे। बचा लियो भोले बाबा, पक्का प्रॉमिस, अब से सोच समझ के बोलूंगी मैं। इन सब के बाद माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। अच्छे से बैठो, राजकुमार ने अमायरा को कहा, जिसे सुनकर वो किसी ओबीडियंट गर्ल की तरह अच्छे से बैठ गई, बिना कोई आवाज किए। अब वो किसी ट्रेच की कोई हरकत भी नहीं कर रही थी। अब गाड़ी चलने लगी थी। राजकुमार ने अपनी पॉकेट से कुछ निकला और अमायरा से, अंडस को अपना सिर मेरी तरफ करो, जिसे सुन अमायरा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना सिर राजकुमार की ओर कर दिया। इसी बीच गाड़ी में सॉन्ग प्ले हुआ जो ड्राइवर ने किया था। इस पर राजकुमार ने गुस्से भरी लाल आंखों से ड्राइवर की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि ड्राइवर उनका बेस्ट फ्रेंड था और वो उसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीटाइन सारे मौसम बाबू तेरे घर में ए फ्लैट चले पाँव मेरे पिया के शहर में, बीटाइन सारे मौसम बाबू तेरे घर में ए फ्लैट चले पाँव मेरे पिया के शहर में। इन लाइंस गुनगुनाते हुए मिहिर ने कहा, यार आरू क्या मस्त सॉन्ग है ना? आज के दिन और तुझ पर और राजकुमारी या मेरी भाभी जी पर पूरा सूट कर रहा है ना? जिस पर राजकुमार ने चिल्ला कर कहा, अंडस को शट अप यू इडियट, एंड ड्राइविंग पे ध्यान दो अपना हो ट्यून। विदायन कैसे लिखी मरजानियन कैसे बताए ओ रब्बा सही ना ही ओ जानियन मधनिया हाय ओ मेरे बाबुला तेरिया मिठिया यादन मेरे पीछे पीछे ऑनियन हाय। इधर अमायरा शॉक थी।
आरू सुनकर और पेट पकड़ के हंसना चाहती थी, मगर बेचारी लाचार थी, बस अपने हाथ दबाए हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर ली थी। और आरुष जी इस सॉन्ग को सुनते हुए अपना मूड लाइट करने की कोशिश कर रहे थे और लंबी सांसें ले रहे थे। ये बात उनके फ्रेंड मिहिर को पता थी, इसलिए उन्होंने माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए ये सॉन्ग प्ले कर दिया। हाय ओ मेरे बाबुला मेरिया हूँ गुड्डियान कोल तेरे रह जानियन हाय हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे। राजकुमार ने एक डिब्बी खोली और उसमें से सिंदूर निकलकर घूंघट के अंदर से ही अमायरा की मांग में भर दिया। इससे अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और काफी शॉक्ड हो गई। इतना ही नहीं, जब तक अमायरा ये सब प्रोसेस कर रही थी, तुझसे जो बांधे मैंने टूटंज ना धागे टूटंज ना धागे टूटंज ना धागे, तब तक उसके मॉन्स्टर पति देव ने उसे एक और झटका दिया और उसके गले में मंगलसूत्र भी पहनाया। इस पर अमायरा सिहर गई, उसकी आंखों से दो बंद आंसू की गिर गई सीधा राजकुमार के हाथों पर और अमायरा ने उनका हाथ पकड़ लिया जो उसके गले पर था और ना में सिर हिलाने लगी। हाथ मेरा थमा ट्यून तेरी मेहरबनियान मेरे नाम ए फ्लैट से तेरी सारी परेशानियां। इस पर राजकुमार उसे एकटक देखने लगे, फिर जल्दी से उसे मंगलसूत्र पहनाकर अपने हाथ पीछे खींच लिए और थोड़ा संभल कर बैठ गए। अमायरा के चेहरे पे तो बड़ी सी स्माइल थी। मधानियन हाय वे मरेया दाद्या रब्बा किन्ना जामिया किन्ना ने लाई जानिया हाय हाय वे मरेया दाद्या रब्बा किन्ना जामिया किन्ना ने लाई जानिया हाय। राजकुमार ने एक नजर उसकी ओर देखा और बोले अंडस्को अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरी लाइफ में एंटर कर चुकी हो तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, दोनों ने ही कहीं ना को इस गाने को फील किया था जो उनकी सिचुएशन पर कुछ हद तक सूट भी कर रहा था। इसके बाद गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। इधर अमायरा अलग ही कंफ्यूज्ड थी। हैन मैं और रो रही हूँ, उसने अपने गालों को टच करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं रोई हूँ। ये खड़ूस इंसान किस वहम में जी रहा है। मैं रोने वाली पार्टी नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के रुलाने वालों में से हूँ। अभी ये अमायरा को जनते ही कहा है ढंग से, उसने टेढ़ी स्माइल के साथ कहा। असल में काफी देर से अमायरा अपनी हंसी रोक रही थी, जिस कारण से उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और सिंदूर डालते वक्त उसकी आंखों में हल्का सिंदूर भी चला गया था। और जब राजकुमार उसे मंगलसूत्र पहनाने जा रहे थे तब उसका हाथ उसकी आंखों पर ही था, जिससे अमायरा का उल्टा दिमाग चला और उसे लगा कि कहीं राजकुमार उसका गला दबाने तो नहीं आ रहे, इसलिए उसने उनका हाथ पकड़ लिया था। पर राजकुमार ने कुछ और ही समझ लिया। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? पता नहीं कितना बोलती हो, पता नहीं कहाँ खा से आ जाते हैं, राजकुमार ने चिढ़ते हुए कहा। अमायरा कब से खुद से ही ये सब बड़बड़ाए जा रही थी काफी देर से, इसलिए राजकुमार चिढ़ गए। इस पर अमायरा मन ही मन मुंह बना के कोस रही थी। इस जल्लाद इंसान के राज में कोई चैन से अपने आप से बातें भी नहीं कर सकता है। उधर मिहिर भी अपनी ही मस्ती में था और कार ड्राइव किए जा रहा था। तभी खूब तेज पटाखों की आवाज के साथ गाड़ी रुकती है, जिसमें से सबसे पहले मिहिर निकलता है। उसके बाद वो आकर पीछे का दूर ओपन करता है राजकुमार के साइड का और राजकुमार को गाड़ी से उतरने में मदद करता है। मिहिर राजकुमार को सहारे से नीचे उतरता है, फिर वो व्हील चेयर मंगवाता है किसी सर्वेंट से बोलकर। एबनॉर्मल शादी तारांकन एबनॉर्मल शादी तारांकन तारांकन। तभी खूब तेज पटाखों की आवाज के साथ गाड़ी रुकती है, जिसमें से सबसे पहले मिहिर निकलता है। उसके बाद वो आकर पीछे का दूर ओपन करता है राजकुमार के साइड का और राजकुमार को गाड़ी से उतरने में मदद करता है। मिहिर राजकुमार को सहारे से नीचे उतरता है, फिर वो व्हील चेयर मंगवाता है किसी सर्वेंट से बोलकर। इस बीच अमायरा शांत बैठी थी, क्योंकि जब मिहिर सर्वेंट से व्हील चेयर मांगने गया था तभी राजकुमार अमायरा को वार्न कर दिया था उसका मुंह बंद करने को। अब तक राजकुमार जा चुके थे। हैश्ड बला टली, इस एकटू इंसान ने तो मेरी सांसों में दम कर दिया है। मजाल है इस जल्लाद के रहते मैं चैन से ऑक्सीजन ले सकूं अपने अंदर। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेते हुए बोली। दिल तो चाह रहा है कि सारे कपड़े अभी के अभी उतार के फेंक दूं। इतना बोलकर उसने अपना घूंघट उठाया ही था कि तभी एक सर्वेंट आ गई। मैडम चलिए, जिसे देखकर अमायरा का दिल ही जल गया। हे भगवान, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हैन सुकून नहीं देख सकते मेरी जिंदगी में? इतना बोलकर उसने गुस्से में दांत पिसते हुए अपना घूंघट फिर से नीचे किया और गेट खोलकर गाड़ी से बाहर उतर गई। राजकुमार आरुष की हवेली काफी सुंदर थी। वैसे सहाय मैंशन भी काफी बड़ा और सुंदर था, मगर इस हवेली के आगे तो कुछ नहीं था। पर इस वक्त बेचारी अमायरा घूंघट में थी, जिसके कारण वो इस हवेली को निहारने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी। अमायरा राजकुमार की हवेली के अंदर गई। एक मेड उसे घर की चौखट तक लेकर आई। महल से कुछ लोग उसके पास आए और ट्रेडिशनल वेडिंग रिचुअल्स को पूरा करने के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ग्विट करने लगे। जहां एक दूसरी मेड ने चावल का कलश लाकर अमायरा के आगे रखा। वाह वाह, मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, मजा आएगा। तब तक तेज से किसी के टकराने की आवाज आती है। सभी अपने सिर को छिपा लेते हैं और कान पर हाथ रख लेते हैं डर से। दरअसल हमारी अमायरा मैडम ने फिर से गड़बड़ कर दी। अपनी एक्साइटमेंट में उसने कलश को हल्के से गिराने के बदले फुटबॉल बनाकर किक ही मार दिया।
जो सीधे जाकर सामने की दीवार पर लगा। इसी के कारण से सभी ने अपने सिर को छिपा लिया था और कान पे हाथ रख लिया था। जब सभी को लगा कि वो लोग बच गए हैं तो सबने राहत की सांस ली। अमायरा तू कभी नहीं सुधर सकती, कोई ना कोई गड़बड़ तो करनी ही होती है तुझे। हाँ तो ठीक है ना, इंसान हूँ मैं और गलती भी तो इंसानों से ही होती है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बड़े बड़े लोगों से छोटी मोटी गुस्ताखियां तो होती रहती है। बेचारी खुद ही खुद को डांट कर खुद ही समझा भी रही थी। सारे सर्वेंट और मैट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। इसी बीच पहली वाली मेड ने उसके हाथों की छाप ली दीवार पर और कुमकुम के थाल में पैर रखने को कहा। अमायरा ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपने सुंदर पैरों के साथ एक एक कदम रखते हुए गृह प्रवेश करती है। उसके पैरों की छाप देखकर सच में लग रहा था कि स्वयं माँ लक्ष्मी के कदम घर में पड़े हो। मन ही मन सभी इसकी तारीफ भी के रहे थे। ये सब अमायरा ने आराम से कर लिया बिना किसी गड़बड़ के। परेशान, घबराया हुआ, इतनी गड़बड़ी के बावजूद घर के अंदर जाते हुए अमायरा को कोई परेशानी या घबराहट जैसा कोई भी इमोशन फील नहीं हो रहा था। अमायरा इन सभी रिचुअल्स को जानती थी, इसलिए उन्हें शादी का माहौल बेहद बोरिंग लग रहा था। लेकिन अमायरा ने खुद को ये सब करने के लिए रेडी किया, क्योंकि कुछ भी कहो उसकी बॉडी अभी भी वीक थी। मेडिसिन के कारण वो सब कुछ टॉलरेट कर पा रही थी। एक एक करके उसने सभी जरूरी रिचुअल को पूरा किया। अगर ये शादी नॉर्मल शादियों की तरह होती तो सबसे बेस्ट होती, मगर यहाँ तो एक तो मैं क्या ही बताऊं, ये दुल्हन बनना भी किसी सजा से कम नहीं है। इतनी देर से मरे जा रही हूँ मैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस लहंगे, ज्वेलरी और घूंघट में मुझे। मैं कसम से बता रही हूँ, अगर जल्द ही ये सब मेरे सिर बदन से अलग नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी बहुत जल्दी, वो भी इसी दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाकर। अमायरा का दिल कर रहा था कि वो जल्द से जल्द अपने रूम में जाए और इस भारी भरकम लहंगे और ज्वेलरी को उतार दे, लेकिन ये केवल उसकी इच्छाधारी सोच थी। अब अमायरा को क्या पता कि उसकी जान के ना जाने कितने ही दुश्मन यहाँ भी मौजूद है। चल अमायरा, तेरी पहली शादी तो निपट गई जैसे तैसे। वैसे इसमें इतना मजा भी नहीं आया, मगर अब क्या ही कर सकते हैं। पर अब आगे क्या करना थोड़ा ब्रेक के बाद सोचेंगे। अपने रूम की तरफ जाते हुए आया सोच रही थी। वैसे देखा जाए तो ये शादी कम फॉर्मेलिटी या कहे जबरदस्ती थी। इसमें किसी तरह कोई रीति रिवाजों को फॉलो नहीं किया गया था, कुछ को छोड़कर। तो अब आगे देखते हैं कि इस शादीशुदा कपल में से कौन किसको फॉलो करता है। मेरी शादी भी कितनी अजीब थी, शायद ही किसी की शादी ऐसे हुई होगी। भोले बाबा, आपने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? कहीं उसका तो नहीं जो मैंने उस ढोंगी बाबा के बोलने पर 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा। अब बताओ भला ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब मैंने आपके लिए फास्ट नहीं किया तो आपने मुझे एबनॉर्मल हस्बैंड देने के अलावा मेरी एबनॉर्मल भूतिया शादी भी कराई है। बहुत गलत किया आपने ऊपर वाले। अमायरा कंप्लेन कर रही थी ये सब। वैसे तो वो दिखाती थी कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फर्क पड़ता था। तारांकन तारांकन, हमें दहेज में भेजा गया है। तारांकन तारांकन तारांकन, हमें दहेज में भेजा गया है। तारांकन तारांकन, अब बताओ भला ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब मैंने आपके लिए फास्ट नहीं किया तो आपने मुझे एबनॉर्मल हस्बैंड देने के अलावा मेरी एबनॉर्मल भूतिया शादी भी कराई है। बहुत गलत किया आपने ऊपर वाले। अमायरा कंप्लेन कर रही थी ये सब। वैसे तो वो दिखाती थी कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फर्क पड़ता था। अब आगे वही दूसरी ओर इस समय हवेली की बूढ़ी केयर टेकर उन्हें काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जहां तक अमायरा को जानती थी वो ऐसी शादी से काफी नाखुश होगी जिससे वो कोई नई परेशानी ना खड़ी करे। इसकी उन्हें टेंशन थी, लेकिन अमायरा ने शुरू से ही कोई ऑब्जेक्शन या कंप्लेन नहीं किया था और ना ही कोई परेशानी खड़ी की थी। जैसे उसे इन सब की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने इस शादी को सीरियस भी नहीं लिया था। उसे देखने से तो लगता था कि उसे कोई उम्मीद भी नहीं है इस शादी से। लेकिन ये सब खाली उन बूढ़ी केयर टेकर की सोच थी। बाकी अमायरा के मन में क्या था वो तो हम जानते ही है। वो बस सुकून की जिंदगी होप कर रही थी इस शादी से, जो उसे पॉसिबल भी नहीं लग रहा था। इसी बीच जहाँ कुछ लोग शादी के गीत गाने में बिजी थे, वही दूसरी ओर कुछ लोग अंडरस्कोर राजकुमार के गार्ड बहुत गंभीर लग रहे थे शादी में। है ना, मैंने तो सुना उनके कारण सभी लोग कानाफूसी के अलावा कुछ नहीं कर सके। और तो और ये शादी भी हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, बस पेपर्स पे साइन हुई है। मतलब न 7 फेरे, न मंगलसूत्र और नहीं सिंदूर। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी किसी और ने कहा अंडस्को, मगर राजकुमारी के गले में तो मंगलसूत्र दिख रहा था। तो क्या इसका मतलब जो हमने सुना था वो गलत है? अरे नहीं नहीं, हमने कुछ गलत नहीं सुना है। क्या पता राजकुमार ने उन्हें बाद में पहना दिया हो या इन्होंने खुद ही पहन लिया हो, किसी दूसरे ने कहा। ये कैसी शादी थी? किसी लड़की के लिए इससे भी बुरी बात और क्या हो सकती है? और तो और इससे भी बुरी बात ये थी कि जब राजकुमार को किसी ने कहने की कोशिश की
इन सभी चीजों के लिए तो उनके गार्ड्स ने उसे वार्न किया और राजकुमार ने कहा कि ये उनकी शादी है तो इसमें इन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो होंगे, ना कि कोई रिचुअल्स। अब बताओ, उनकी ये शादी तो किसी डरावनी भूतिया शादी से भी ज्यादा भूतिया थी। इतना बोलकर वो लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। इन्हीं गीतों के बीच जब अमायरा के कानों में जब लोगों की ऐसी बातें पड़ी तो वो बेहद गुस्से में आ गई और उसने उन्हें तुरंत टोक दिया। वो बोली, आप लोग अपनी हद में रहकर बात करिए, अपनी पहचान मत भूलिए। ये मेरी शादी थी, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और नहीं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की परमिशन दी है मैंने आप लोग को। तो अपना मुंह बंद रखना आगे से, और जाकर अपना काम करिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उनका गला शर्मिंदगी से डूब गया और वह तेजी से पीछे हटकर दरवाजे की ओर चली गई। अमायरा के आगे और पीछे एक एक मेड थी, जो अमायरा को उसके कमरे तक ले जा रही थी। तभी आगे वाली मेड ने कहा, अंडस्को मैडम, ये आपका कमरा। वो तीनों एक रूम के बाहर खड़े थे। जब अमायरा ने ये सुना तो वो बेहद खुश हो गई, और उसने कहा, अंडस्को हाय, मेरा रूम आ गया, इसका मतलब अब मैं अपनी सारी कैदों से आजाद होने वाली हूँ। अब बस 2 मिनट और। वो लोग अंदर पहुंचे। अरे बेवकूफों, बाहर निकलो यहाँ से, समझ नहीं आता इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि ऐसे किसी के रूम में नहीं रुकते। मुझे इन सबको उतरना है और ये लोग मेरे ही रूम में टिक गया है। अभी अमायरा एक कोने में खड़ी थी और अपने मन ही मन रूम में से सभी लोगों को जाने के लिए बोल रही थी। सभी लोग चले गए, तब जाकर अमायरा ने चैन की सांस ली और अपना घूंघट हटाया, क्योंकि जब तक मेड्स और गेस्ट उसके रूम में थे तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। बेचारी कब से बेचैन थी। कितना सुकून मिल रहा है। पूरे दिन से मैं सब कुछ झेल रही हूँ, कहीं लोगों की बातें, कहीं इन भरी भरकम कपड़ों के कारण चोट अपनी एंकल को सहलाते हुए मोच वाली जगह पर, तो कहीं हमारे नए नवेले मॉन्स्टर हस्बैंड जी के तीखे नखरे। क्या क्या हैंडल करूं मैं अकेले। उसने गहरी सांस लेते हुए मुंह बनाते हुए कहा। ये सब बोलते बोलते वो शादी के जोड़े में ही बेड पर लेट गई। अमायरा बेड पर काफी बेढंगे तरीके से लेटी हुई थी। वो बेड के किनारे लेट हुए थे और उसके पैर हवा में जमीन पर थे, जिसे हिलाते हुए वो अपनी आंखें बंद करके और बेड पर अपना हाथ फिरते हुए अभी बोल हो रही थी। अब वो उठी और अपनी सारी ज्वेलरी निकालने लगी कि तभी, आह बड़ी मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मेड ने वहां पर आकर अमायरा की हरकतों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए चौंक कर कहा। तभी एक ठंडी आवाज आई, तुम चुप रहो और अपना मुंह बंद करो। अमायरा ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गुस्से से उसे डांटा। तुम्हें किसने कहा है मेरे मामले में बोलने को? आखिर मैं इस 2 कौड़ी की नौकर की बात सुनूं? हाँ। वो नौकरानी 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपना मुंह खोले की हिम्मत नहीं की। अमायरा अब तक अपनी सारी ज्वेलरी निकाल चुकी थी और अपने हैवी बन को खोल रही थी। उस मेड की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो बस अपना मुंह खोले देख रही थी कि कैसे अमायरा ने अपना बन खोलकर और अपने लंबे काले घने बालों को अपनी नाजुक प्यारी उंगलियों से सहला रही थी। आहा, कितना अच्छा फील हो रहा है। आखिरकार इस कैद से छुटकारा मिल ही गया तुझे अमायरा। अमायरा ने अपने बालों को सहलाते हुए रिलैक्स फील करते हुए कहा। अमायरा की इन हरकतों से वो मेड बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि नई दुल्हन ऐसे को बिना सिर पे घूंघट रखे और बिना गहनों के रहना वो शादी के तुरंत बाद ये शोभा नहीं देता। ऊपर से ये तो रॉयल फैमिली थी, पर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी इसमें। अमायरा अभी अपनी गर्दन और अपने बालों को सहला रही थी कि तभी वो नौकरानी जो दरवाजे पे खड़ी थी उसको रहा नहीं गया और वो फिर से बोली, अंडस्को बड़ी मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारे रिवाज के खिलाफ है। इतना बोलकर वो डर से पीछे हटने लगी और अपने पीछे खड़ी में से टकरा गई। अच्छा, तो अब मैं सब कुछ तुम लोगों से पूछ कर करूंगी। तुम लोग पहले ये बताओ, तुम्हें मेरे पास भेजा किसने है और इतनी आय कहाँ से है? तुम लोगों में जो मेरे सामने एक जुबान चल रही है, तुम्हारी। अब अमायरा अपनी जगह से उठी और इसी भरी लाल आंखों से अपने कमर पे हाथ रखे हुए एक एक कदम लेके आगे बढ़ने लगी। वो मैथ्स अमायरा के गुस्से को देखकर डर और अपने कदम पीछे लेने लगी। मैंने कुछ पूछा है तुम लोगों से? क्या अब तुम लोगों की जुबान को लकवा मार गया है? अमायरा ने दांत पीसते हुए कहा। तभी उस मेड ने कहा, अंडस्को वो मी मिस, हमें आपके साथ दहेज में भेजा है। मैडम सहाय ने आप पर नजर रखने के लिए, ताकि आप कोई गड़बड़ न करे। ये लोग नौकर हैं जिन्हें पटेल मैडम पटेल ने अपने लिए नियुक्त किया है। उनकी नजर में पटेल चित्रा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वे पटेल चित्रा के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। ओहो, अमायरा ने क्लैपिंग करते हुए जोर से हंस कर कहा। तब तो स्वागत है आप लोगों का। कहे तो चाय पानी मंगाओ आप लोगों के लिए। उसने दांत पिसते हुए कहा। तुम्हारी उस चुड़ैल की अम्मा को ये भी चैन नहीं है, उसे अपनी 2 फीट की टांग को मेरी जिंदगी में लड़ाए बगैर सुकून नहीं आता ना। लगता है वो मेरी बातों को भूल गई, उसे तो डोज देना पड़ेगा ढंग से। अमायरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। वो मैथ्स अमायरा डिस्डेन भरी नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों में अमायरा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था।
इसलिए वो लोग एक मामूली नौकर होने के बावजूद भी अमायरा की लाइफ इस तरह से इंटरफेयर कर रही थी। अमायरा अब तक काफी गुस्से में थी जब उसने इन मैथ्स की हरकतों को देखा और रागिनी सहाय के बारे में सुना। मगर वो अचानक से ही बिल्कुल कामली बात करने लगी और अपनी गर्दन से कंधे तक अपने राइट हैंड से हल्के हल्के मसाज करते हुए बोली, चलो ठीक है, अब तुम लोग आ ही गई हो तो जाकर मेरे लिए नहाने का गर्म पानी रेडी करो। मुझे एक रिलैक्सिंग बात प्रिपेयर करो, वो रोज पेटल्स वाला। मुझे नहाना है, और जल्दी करना क्योंकि तुम लोग तो अच्छे से जानती हो कि अमायरा को वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अंडरस्टैंड। इन मैथ्स ने कोई रिएक्ट नहीं किया और बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उनमें से जिसने मरून कलर की में वाली साड़ी पहनी थी और जो कब से बोले जा रही थी, अच्छा तो अब ये हमें ऑर्डर देगी, हमसे काम कराएगी। ये सन की लड़की चाहती है कि हम इसके लिए नहाने का पानी तैयार कर, वो भी गुलाब की पंखुड़ियों वाला। क्या उसकी औकात भी है हमसे काम करने की? उसने फिर से अमायरा से कहा, अंडरस्कोर देखिए मिस, ये सहाय मेंशन नहीं जो हम आपके ऑर्डर को मानेंगे। ये राजकुमार जी की हवेली है। आप थोड़ा सोच समझ के बोला करिए, हम आपका काम नहीं कर सकते। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, अमायरा ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी मुठियां भींचते हुए इतना कहा ही था कि तभी तो क्या हुआ आगे? अब अमायरा अपने गुस्से में क्या करेगी इन लोगों का जानते हैं। आगे रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।